अगर आप AVFM एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको AVFM के लास्ट 3 एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हर एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि आपको कंसेप्ट समझने में हेल्प करेगा और एग्ज़ाम क्लियर करने का कॉन्फिडेंस देगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी शेयर करूँगा जो एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। सो लेट्स एज दिस टुगेदर। आपके स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द 5 स्टेप इन्वॉल्व इन द MBO। यानी MBO क्या होता है दोस्तों? MBO होता है हमारा मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, राइट। तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे जो कि आपको मैनेजमेंट एग्जाम ये MBO से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव टेक्निक के 5 स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? यही पूछ रहा है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का 5 स्टेप का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। चलिए ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइज गोल, मॉनिटर प्रोग्रेस, कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। ये ऑप्शन थोड़ा सही लग रहा है लेकिन एक इशू है। MBO के अकॉर्डिंग पहला स्टेप हमेशा गोल सेट करना होता है, राइट। लेकिन मॉनिटर प्रोग्रेस का स्टेप बाद में आता है। जब अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया और गोल कम्युनिकेट कर दिए हो तभी तो उसे मॉनिटर करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पे आप देखिए प्रोग्रेस मॉनिटर पहले ही लिख दिया है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी कर रहा है कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। इस ऑप्शन में पहला स्टेप ही गलत है। हम गोल को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं बिना उन्हें सेट किए? पहले टॉप मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन गोल इस्टेब्लिश करना पड़ता है तभी हम उन्हें एम्प्लॉय तक पहुंचा सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। देखिए इस तरह से आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए ताकि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करें। मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। ऑप्शन सी को देखते हैं, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहले गोल सेट किया जाता है, फिर उन्हें एम्प्लॉय तक कम्युनिकेट किया जाता है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन भी एसेंशियल है, फिर हम प्रोग्रेस मॉनिटर करते हैं और आखिरी में परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करके रिवार्ड देते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ऑप्शन डी को देखते हैं, इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन, इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल, कम्युनिकेट गोल टू एम्प्लॉय, मॉनिटर प्रोग्रेस, इवैल्यूएट एंड रिवार्ड प्रोग्रेस। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन तब होता है ना जब गोल ऑलरेडी सेट कर चुके हों, इसलिए ये स्टेप सीक्वेंस में पहले नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला क्वेश्चन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है। तो जो इसमें सीक्वेंशियल स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे के क्वेश्चन में और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर द 2 मेन्स, मैं थोड़ा नीचे कर देता ताकि क्वेश्चन आपको सही से दिखे। यस, व्हाट आर द 2 मेन एडवांटेज ऑफ AI हब। यानी जो हमारा AI हब होता है उसका 2 मेन एडवांटेज क्या है, राइट। तो देखते हैं, चलिए ऑप्शन एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है, इट प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग सेशन ऑन मशीन लर्निंग एंड AI टू कंपनी वर्ल्ड वाइड। ये ऑप्शन थोड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि जो हमारा AI हब होता है ना वो डायरेक्टली ट्रेनिंग सेशन ऑफर नहीं करता। इसका फोकस है हाई क्वालिटी रिसोर्स पे। किस पे फोकस है? हाई क्वालिटी रिसोर्स, राइट, और प्राइवेट शेयरिंग पर, जो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन तो गलत है। ऑप्शन बी कर रहा है, इट प्रोवाइड हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग रिसोर्स बिल्ड बाय गूगल टीम एंड अलाउ बिजनेस टू शेयर मशीन लर्निंग रिसोर्स प्राइवेटली विद देयर कंपनी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। AI हब के 2 मेजर बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है गूगल एक्सपर्ट के बनाए हुए हाई क्वालिटी मशीन HQM, और ये हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है गूगल के द्वारा बनाया, गूगल के एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया, जिसमें प्री ट्रेंड मॉडल, डेटा सेट और टूल शामिल हैं। और दूसरा, ये कंपनी को अपने अंदर मशीन लर्निंग रिसोर्सेज को प्राइवेटली शेयर करने की फैसिलिटी देता है। यानी कंपनी को अपने अंदर मशीन लर्निंग रिसोर्स की ML रिसोर्स जिसको बोलते हैं प्राइवेटली शेयर करने की फैसिलिटी देता है, कोलैबोरेशन और इनोवेशन को प्रमोट करता है। तो ये सबसे सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी कर रहा है कि इट इंक्लूड्स अ कलेक्शन ऑफ AI हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपर टू यूज इन देयर वर्क। तो इस ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। AI हब का फोकस रिसोर्सेज और प्राइवेट शेयरिंग पे होता है। मैं बोला ना, रिसोर्सेज और प्राइवेट शेयरिंग, ना कि डायरेक्टली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करने पर। तो डेवलपर को टूल और रिसोर्स तो मिलते हैं बट इट इज़ नॉट अबाउट हार्डवेयर कलेक्शन, इसीलिए ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ऑप्शन डी कर रहा है, इट गारंटीज इमीडिएट डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल इन प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट। ये भी गलत है। AI हब का प्राइमरी फंक्शन इमीडिएट डिप्लॉयमेंट इंश्योर करना नहीं है। ये प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट और शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है, लेकिन प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट एक अलग प्रोसेस है। तो
फ्रेंड्स सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन है। एआई हब के दो मेजर बेनिफिट होते हैं, हाई क्वालिटी मशीन लर्निंग सोर्स और प्राइवेट शेयरिंग कैपेबिलिटी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपने भी यही आंसर दिया होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। चलिए ऑप्शन को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ऑप्शन ए का रहा है, आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन कर रहा है दिस शेयर प्रोवाइड शेयर होल्डर विद अ फिक्स डिविडेंड एंड वोटिंग राइट इन द कंपनी डिसीजन। देखिए ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड तो मिलता है, राइट, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। ये जो वोटिंग राइट लिखा है ना, वो नहीं होता है, राइट। वोटिंग राइट किसके पास होता है? तो वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है, राइट। वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के पास होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, राइट। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि दिस शेयर आर इशूड ऑन कंडीशन दैट कंपनी विल रिडीम देम आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड और अर्लियर एंड मे इंक्लूड अ कॉल ऑप्शन फॉर द कंपनी टू रिडीम ए स्पेसिफिक टाइम एंड रेट। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद या स्पेसिफिक डेट पे रिडीम करती है, यानी वापस खरीद लेती है। कभी कभी कंपनी के पास कॉल ऑप्शन भी होता है जिसमें वो शेयर को अर्ली रिडीम कर सकती है, ऑफन एट अ प्रीमियम रेट, राइट। तो बिल्कुल ये सही ऑप्शन है कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को कंपनी एक फिक्स पीरियड के बाद या स्पेसिफिक डेट पे रिडीम करती है, यानी वापस खरीद लेती है। वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है, ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी कर रहा है दिस शेयर गारंटीज शेयर होल्डर अ शेयर इन द सरप्लस व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। तो ये ऑप्शन गलत है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के वाइंड अप होने पे कोई सरप्लस गारंटी नहीं है। देखिए दोस्तों, आप ये मत समझिएगा कि बी ऑप्शन मैंने कर लिया तो हो गया, नहीं। प्रत्येक ऑप्शन को देखिए, प्रत्येक ऑप्शन में कुछ कंसेप्ट है, उसको समझिए क्यों ये गलत है। अपने दिमाग से सवाल पूछिए क्यों ऑप्शन सी गलत है। ये जो लिखा गया है कि दिस शेयर गारंटी शेयर होल्डर अ शेयर इन द सरप्लस, क्यों गलत है? जब आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे तभी तो आप समझेंगे, वही मैं क्लियर करवा रहा हूँ आपका। तो इसीलिए हर एक ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन क्यों गलत है समझिए। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कंपनी के वाइंड अप होने पे कोई सरप्लस गारंटी नहीं करता है। इसमें प्राइमरीली फोकस होता है दो चीज़ पे, पहला क्या है? रिडेम्पशन पे, और दूसरा क्या है? फिक्स डिविडेंड पे। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन से आप कितना कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में फिक्स डिविडेंड मिलेगा, कोई वोटिंग राइट नहीं होता है, वोटिंग राइट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को मिलता है। इसमें आप कंपनी जो है वापस उस शेयर को खरीद सकती है स्पेसिफिक पीरियड के बाद, या कॉल ऑप्शन भी यूज कर सकती है जहाँ भी उसे प्रॉफिट दिख रहा हो। ऑप्शन डी क्या कर रहा है कि दिस शेयर कैन बी कन्वर्टेड टू ऑर्डिनरी शेयर एट द शेयर होल्डर डिस्क्रिप्शन। ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज़ लिखा गया है ना, कि किसके लिए लिखा गया है? ऐसा शेयर कौन सा होता है? कन्वर्टेबल शेयर होता है। क्या होता है? कन्वर्टेबल शेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आप देखिए, एक और कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको। कन्वर्टेबल शेयर क्या होता है? वैसा शेयर जिसको हम ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर होल्डर के डिस्क्रिप्शन पर। तो न कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। 4 कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको यहाँ से, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको फाइनेंस के, यदि आपको AVFM के इस तरह के ट्रिकी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, तो हमारा दोस्तों AVFM का क्रैश कोर्स आपके सामने मौजूद है। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, 5 सब्जेक्ट को क्लियर करना है, तो कैसे करें? तो ऑब्वियसली मैं आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप क्रैश कोर्स में इनरोल हो जाइए। आपको केवल उतना ही कंटेंट दिया जाएगा जो कि पिछले 3 से 4 एग्जामिनेशन जो हुए हैं उससे पूछे गए हैं। 70% चांस है कि आपको उसी कंसेप्ट पे सवाल रिपीट होगा, और 30% चांस है तो आपको 50 मार्क्स ही तो लाना है, 100 मार्क्स तो लाना नहीं है। समझ रहे हैं? तो आपको यदि टाइम की कमी है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स है, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट है, आप चाहते हैं कि ऐसा मटेरियल जितना मुझे क्वेश्चन मिल जाए, जितना मुझे कंसेप्ट मिल जाए, उतना से मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो दोस्तों आप हमारे क्रैश कोर्स का हेल्प ले सकते हैं। क्रैश कोर्स का यही पर्पज होता है। विशेष जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही जवाब है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के की फीचर ये होती है कि कंपनी उन्हें एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिडीम करना पड़ता है, और फिक्स डिविडेंड के साथ इन शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, राइट। चलिए, तो ये है हमारा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्रोनिम स्मार्ट का। आज हम स्मार्ट गोल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी कॉमन होता है। और अगर आपको पहला सवाल देखते हैं कि स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन ए देखते हैं स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस स्मार्ट गोल को डिफाइन करते वक्त ये 5 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं। मैं आपको 5 क्राइटेरिया के बारे में पहले समझा देता हूँ।
सबसे पहला क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक। आपके गोल क्लियरली डिफाइंड और स्पेसिफिक होने चाहिए, भेग या ब्रॉड स्टेटमेंट से बचना चाहिए, ठीक है। मेजरेबल, मेजरेबल का मतलब कि आपके गोल को मेज़र करना पॉसिबल, इट शुड बी मेजरेबल, मतलब आप अपने गोल को मेज़र करना पॉसिबल होना चाहिए जिससे प्रोग्रेस ट्रैक किया जा सके। अचीवेबल, अचीवेबल का गोल मतलब गोल रियलिस्टिक होना चाहिए जो रिसोर्सेज और टाइम फ्रेम के अंदर अचीव किया जा सके। रियलिस्टिक, ये गोल आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो, ये गोल जो भी आपने गोल डिसाइड किया है आपका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है उसके साथ अलाइन हो। और टाइमली, हर गोल का एक क्लियर डेडलाइन होना चाहिए जो अर्जेंसी और फोकस क्रिएट करे, ठीक है। तो आप समझ गए, स्पेसिफिक का मतलब कि क्लियरली डिफाइंड गोल, मेजरेबल का मतलब कि आपके गोल को मेज़र करना पॉसिबल होना चाहिए ताकि प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकें। अचीवेबल का मतलब कि गोल रियलिस्टिक होना चाहिए जो कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर किया जा सके। रियलिस्टिक मतलब कि ये गोल आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से अलाइन हो। और टाइमली मतलब कि हर एक गोल का टाइम होना चाहिए। अब देखते हैं इसके ऑर्डर को। पहला कर रहा है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइमली। ये ऑप्शन गलत है, स्मार्ट गोल के कंटेक्स्ट में फिट नहीं होता है। गोल सेटिंग में एक्यूरेसी या सिंपलिसिटी का रोल कम होता है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड टाइम बाउंड होना। चलिए ऑप्शन सी को पहले बात करते हैं, सॉरी ऑप्शन ए तो हमने देख लिया, ठीक है। ऑप्शन बी में आते हैं स्पेसिफिक, मैनेजेबल। यहाँ देखिए मैनेजेबल वर्ड लिखा गया है, ये गलत है क्योंकि ये वर्ड स्मार्ट गोल सेट करने के कंटेक्स्ट में फिट नहीं होते। गोल सेटिंग में एक्यूरेसी या सिंप्लिसिटी का रोल है, सिंप्लिसिटी का रोल कम होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होना होता है। ऑप्शन सी का रहा है स्पेसिफिक, मैनेजेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये ऑप्शन में कुछ वर्ड सही हैं जैसे स्पेसिफिक हुआ, अचीवेबल हुआ, लेकिन मैनेजेबल वर्ड जो है ना ये स्मार्ट क्राइटेरिया में यूज नहीं होता है। स्मार्ट में मेजरेबल और रेलिवेंट की एलिमेंट होते हैं। ऑप्शन डी का रहा है स्ट्रेटजिक, मेजरेबल, तो ये गलत है। ऑप्शन ए नंबर सही है हमारा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। तो ऑप्शन ए याद रखिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली, ये स्मार्ट का फुल फॉर्म होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हीलियर्स मॉडल एंड इट्स अप्रोच टू रिस्क एनालिसिस इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज करेक्ट। चलिए ऑप्शन को एक एक करके समझते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द मीन वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो एंड एज्यूम नो कोरिलेशन अमंग कैश इनफ्लो। ये ऑप्शन गलत है। देखिए हीलियर्स मॉडल का जो मेन फोकस है ना वो वैल्यू पर नहीं होता है, राइट। मेन फोकस वैल्यू पर नहीं होता है बल्कि ये एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन पर फोकस करता है। यहाँ पे क्या लिखा है, मीन वैल्यू, राइट। तो इतनी सिंप्लिसिटी से रिस्क को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये चीज़ है। तो यही कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन मीन वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड एज्यूम नो कोरिलेशन, ये इसीलिए गलत है, राइट। चलिए अगला सवाल ऑप्शन बी देखते हैं। हीलियर्स मॉडल फोकस ऑन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो सजेस्टिंग दैट द रिस्क इज रिफ्लेक्टेड इन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैश इनफ्लो। ये ऑप्शन करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि हीलियर्स मॉडल जो होता है वो हीलियर्स मॉडल एनपीवी का यूज़ करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में रिस्क को मेजर करने के लिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, रिस्क को मेजर करना है तो वहाँ पे एनपीवी का यूज़ किया जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन को रिस्क का एक इंडिकेटर माना जाता है। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन हाई है, यदि एसडी हाई है, राइट, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि आपका रिस्क भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि कैश इनफ्लो में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन यदि हाई होता है तो रिस्क आपका ज़्यादा होगा क्योंकि आपकी कैश फ्लो की अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल एज्यूम दैट कैश इनफ्लो आर परफेक्टली कोरिलेटेड मीनिंग द बिहेवियर ऑफ कैश फ्लो इज आइडेंटिकल इन ऑल ईयर। तो ये भी गलत है। हीलियर्स मॉडल ये एज्यूम नहीं करता है कि कैश इनफ्लो परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं। इन रियलिटी इनफ्लो हर ईयर डिफरेंट हो सकता है और मॉडल को फोकस उनकी वेरिएबिलिटी पे होता है। मॉडल का फोकस कहाँ पे है कि ये जो कैश फ्लो है वो जो उसके वेरिएबिलिटी पे फोकस होता है। ऐसा हम नहीं मान सकते कि कैश फ्लो हर एक साल सेम ही रहेगा, आइडेंटिकल ही रहेगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि हीलियर्स मॉडल स्टेट दैट इफ कैश फ्लो आर अनकोरिलेटेड कैश इनफ्लो इन एनी पार्टिकुलर ईयर आर डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लो इन अनदर ईयर। ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अगर कैश फ्लो अनकोरिलेटेड है तो ये इंडिपेंडेंसी को सजेस्ट करता है ना कि डिपेंडेंसी को, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। हीलियर्स मॉडल एनालिसिस के लिए एनपीवी, मैं फिर से बता दूं, हीलियर्स मॉडल एनालिसिस के लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ किया जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होने का मतलब रिस्क ज़्यादा होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सब के सब क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2024 में आए थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बेस्ड ऑन द growth zero model, what would be the fair price of a share if XYZ Limited is expected to pay a constant dividend of ₹3 per share and investor required a 12% rate of return?
चलिए ऑप्शन ए कर रहा है 36, तो ये ऑप्शन गलत है। हम जीरो ग्रोथ मॉडल का यूज कर रहे हैं जिसमें कांस्टेंट डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे, 2 वर्ड में बता रहा हूँ, क्या कांस्टेंट डिविडेंड, राइट, और क्या है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कांस्टेंट डिविडेंड और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे शेयर का क्या निकाला जाता है, फेयर प्राइस निकाला जाता है, शेयर का फेयर प्राइस निकाला जाता है, राइट। कैसे निकाला जाता है, तो डिविडेंड को हम लोग नॉमिनेटर में लिख देते हैं और जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है उसको डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि इस केस में आपका जो है वैल्यू गलत 36 नहीं देगा। दूसरा ऑप्शन है 25, तो आपका डिविडेंड कितना है यहाँ पे 3 रुपया है, अच्छा, और रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो रेट ऑफ रिटर्न 12% यानी 0.12 होगा। तो इसको आप यदि कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको 25 ही देगा, राइट। तो 25 सही है इसका आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। 20 भी बिल्कुल नहीं होगा और 30 तो होगा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ग्रोथ जीरो मॉडल का आप यदि फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपको 25 मिलेगा, जो आपको क्या कहलाएगा, दैट इज़ योर फेयर प्राइस, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इनमें से कौन सा पेस्टल एनालिसिस का पेस्टल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फैक्टर समझने में हेल्प करती है। चलिए, तो पेस्टल एनालिसिस में कौन सा एडवांटेज नहीं है ये पूछा जा रहा है। चलिए, पहला ऑप्शन कह रहा है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो है, क्योंकि पेस्टल का काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, क्योंकि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालाइज करने के लिए कॉस्टली रिसोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पेस्टल एनालिसिस है किसके लिए, तो पेस्टल एनालिसिस एक ऐसा टूल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल फैक्टर समझने में हेल्प करता है। अब आप एक चीज़ बताइए, पेस्टल एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टूल है, नॉट एडवांटेज कहा गया, ये तो एडवांटेज है ही, क्योंकि आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना है, तो इसके लिए कॉस्टली रिसोर्स की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको वैल्यूएबल इनसाइट बिना हाई कॉस्ट का मिल जाएगा, बिना ज़्यादा खर्चा का मिलेगा। ऑप्शन बी का रहा है इजी फ्रेमवर्क, ये भी सही है। पेस्टल एनालिसिस एक स्ट्रक्चर्ड और सिंपल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन इजीली एक्सटर्नल फैक्टर को एनालाइज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यही होता है कंसेप्ट, आपको मैंने समझाया ना कि पेस्टल एनालिसिस करते क्या है, हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, राइट। तो फ्रेमवर्क भी काफ़ी आसान होता है, इसका यूज़ करना काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऑप्शन सी का रहा है डीप अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही। पेस्टल एनालिसिस का एक मेजर एडवांटेज है कि ये ऑर्गेनाइजेशन को उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। फैक्टर्स जैसे पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को आइडेंटिफाई करके आप फ्यूचर रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ऑप्शन डी कर रहा है इमीडिएट फाइनेंशियल गेन, ये गलत ऑप्शन है। पेस्टल एनालिसिस इमीडिएट फाइनेंशियल गेन नहीं गारंटी करता, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक टूल है जो कि आपको मार्केट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करने में हेल्प करता है, लेकिन इसका डायरेक्ट इंपैक्ट फाइनेंशियल गेन पे नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा गलत है। ऑप्शन ई कर रहा है अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेनेशन, ये ऑप्शन भी सही है। पेस्टल एनालिसिस आपको चेंजिंग मार्केट ट्रेंड, राइट, आपका जो मार्केट ट्रेंड चेंज हो रहा है, चेंजिंग मार्केट ट्रेंड और एक्सटर्नल फैक्टर को आइडेंटिफाई करने का मौका देता है, जिससे आप पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक मेजर स्ट्रेटजिक बेनिफिट है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, नॉट पूछा गया था तो यही हमारा डी नंबर सही होगा। तो पेस्टल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजिक टूल है, लेकिन ये इमीडिएट फाइनेंशियल गेन के लिए यूजफुल नहीं होता है, राइट। चलिए, तो दोस्तों, यदि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये मुझे मोटिवेट करेगा इस तरह के कंटेंट को और बनाने में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। ये सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन कन्वर्जन प्राइस डिवेंचर के बारे में सही है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो कन्वर्जन प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस होता है डिवेंचर का इशुएंस के समय पे, तो ये ऑप्शन गलत है। कन्वर्जन प्राइस डायरेक्टली मार्केट प्राइस के इक्वल नहीं होता है जब डिवेंचर इशू होता है, ठीक है। इंस्टेड इसको यूजुअली हम लोग प्रीमियम पे सेट करते हैं, ये गलत है। बी कह रहा है कि कन्वर्जन प्राइस इज एस्टैब्लिश एट लेवल 20 to 30% हायर देन द करंट मार्केट प्राइस एंड रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डिवेंचर, ये सही है। देखिए, कन्वर्जन प्राइस मार्केट प्राइस से ना, ये हमारा मार्केट प्राइस है, उससे 20 से 30% हायर रेट पे सेट किया जाता है एट द टाइम ऑफ इशुएंस, और ये अनचेंज रहता है। ये जो हमारा सीपी है ये क्या रहता है, अनचेंज रहता है। ये अनचेंज रहता है पूरे डिवेंचर की लाइफ तक, ये अनचेंज रहता है। इससे इन्वेस्टर को और कंपनी को स्टेबिलिटी मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। तो मार्केट प्राइस से 20 से 30% पे कन्वर्जन प्राइस को सेट करते हैं और ये बिल्कुल अनचेंज रहता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि कन्वर्जन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय द कंपनी, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कन्वर्जन प्राइस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है कंपनी के टोटल शेयर इशू से, इट हैज़ नो रिलेशन विद कंपनी शेयर इशू। ये एक फिक्स प्राइस होती है जो कि मार्केट प्राइस पे सेट की जाती है विथ प्रीमियम। ऑप्शन डी कर रहा है कि कन्वर्जन प्राइस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन एंड कंपनी परफॉर्मेंस,
ये भी गलत है। कन्वर्जन प्राइस एक बार सेट होने के बाद फ्लक्चुएट नहीं करता बेस्ड ऑन मार्केट कंडीशन। इन्वेस्टर को सर्टेनिटी मिलती है एक फिक्स प्राइस से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कन्वर्जन प्राइस एक प्रीमियम पे सेट होती है और पूरे डिवेंचर लाइफ तक सेम रहती है, मार्केट के फ्लक्चुएशन से ये अफेक्ट नहीं होती है। राइट फ्रेंड्स, हमने 100 क्वेश्चन कलेक्ट कर रखे हैं और ये जो क्वेश्चन का सेट है ना, हमने अपने कैप्सूल कोर्स में, क्रैश कोर्स में सब में डाल रखे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द DTL, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज एंड इट्स कैलकुलेशन। ऑप्शन ए कह रहा है कि DTL इज द सम ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कैन बी कैलकुलेटेड एज EBIT अपॉन EBT प्लस कंट्रीब्यूशन। आई थिंक ये फॉर्मूला में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं, सही है, ये प्लस है यहाँ पे, ये दोनों का जोड़ है। चलिए, तो ये ऑप्शन गलत है। DTL को फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीवरेज का सम नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों का सम मान लीजिएगा DTL को कि ये प्लस किया गया, देख रहे हैं ना, एक ऑपरेटिंग लीवरेज है, एक फाइनेंशियल लीवरेज है, बल्कि ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन भी करा है डिफरेंस, ये भी नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन सी करा है प्रोडक्ट, हाँ ये सही है। DTL जो होता है ना, DTL को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं EBIT अपॉन EBT मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है DTL। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपका EBIT कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं आप, EBIT है, इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं DTL के लिए। इसका मतलब कि DTL कंपनी के ओवरऑल सेंसिटिविटी को मेजर करता है, जो कि EBIT के सेल्स रिवेन्यू में चेंज से होता है। राइट, चलिए अब अगला है कि नेक्स्ट है कि DTL इज अ प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी कैलकुलेटेड एज ये कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये तो ऑप्शन इज अ परसेंटेज चेंज इन द सेल डिवाइड परसेंटेज चेंज इन EBIT, तो ये गलत है। ठीक है, DTL ये तो नहीं है, तो याद रखिएगा DTL जो है दोनों का प्रोडक्ट होता है, एक फाइनेंशियल लिवरेज और एक हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, इज कॉल्ड टोटल लिवरेज। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का जो कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? चलिए पहला ऑप्शन कर रहा है कि टू प्रोवाइड इमीडिएट फंड टू इस्टेब्लिश स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया। ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का फोकस इस्टेब्लिश स्टार्टअप को इमीडिएट फंड देने पर नहीं था, बल्कि नए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने पे था। ऐसा नहीं कि हमको इमीडिएट फंड देना है नए स्टार्टअप को, राइट, ऐसा नहीं है, बल्कि नए स्टार्टअप को और एंटरप्रेन्योर को सपोर्ट करने पे था। टू प्रमोट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड क्रिएट नंबरस जॉब अपॉर्चुनिटी थ्रू अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये ऑप्शन सही है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और नए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के थ्रू इसका एम था स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉस्टर करना और एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करना। ऑप्शन सी करा है टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप थ्रू स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी मेजर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। एक्शन प्लान का एम स्टार्टअप की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करना नहीं, बल्कि उन्हें सपोर्ट और प्रमोट करना है। ऑप्शन डी करा है टू इनकरेज स्टार्टअप टू रिलोकेट टू अर्बन एरिया फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी गलत है। एक्शन प्लान का फोकस स्टार्टअप को अर्बन एरिया में रिलोकेट करने पर नहीं था, बल्कि उन्हें हर जगह से सपोर्ट देने पर था, चाहे वो रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो। तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान का एम था लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन। राइट, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस डिस्क्राइब करता है डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच को वैल्यूएशन में? तो आइए ऑप्शन वाइज चलते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन वेयर अ बायर विल नॉट पे मोर फॉर प्रॉपर्टी दैन द कॉस्ट ऑफ कंपेरेबल प्रॉपर्टी विद सेम यूटिलिटी, तो ये ऑप्शन सही है। डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच को समझने का ये सबसे बेहतर तरीका है। इस अप्रोच का मूल मंत्र है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कोई भी बायर किसी प्रॉपर्टी के लिए ज़्यादा पैसा नहीं देगा अगर उसी यूटिलिटी की कोई कंपेरेबल प्रॉपर्टी कम दाम पे मिलती है, वही होता है प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी कर रहा है इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज वेयर अ बायर विल पे मोर फॉर प्रॉपर्टी इफ यूटिलिटी कैन बी इनहांस एनालिस्ट बेस देयर एस्टिमेट ऑन इंट्रिंसिक वैल्यू रेदर देन मार्केट प्राइस। दिस मेथड इन्वॉल्व 5 स्टेप। तो ये ऑप्शन गलत है। हाईएस्ट और बेस्ट यूज प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करता है, जो डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का पार्ट नहीं है। ये वैल्यूएशन का एक अलग तरीका है। ऑप्शन सी कर रहा है इट रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट डोमिनेंस वेयर अ बायर कंपेयर अ प्रॉपर्टी मार्केट पोजीशन टू डोमिनेट कॉम्पिटिटर एनालिस्ट यूज अ मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा टू डिटरमाइन द वैल्यू। ये भी गलत है। मार्केट डोमिनेंस का फोकस करता है, जो कि डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच का नहीं है।
और रेवेन्यू जनरेशन वाला भी नहीं है। तो सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब है। याद रखिएगा कि डायरेक्ट कंपैरिजन अप्रोच को प्रिंसिपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस समझा जाता है। अगर चलिए, तो ये तो हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एग्जिट स्ट्रेटजी? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है एग्जिट स्ट्रेटजी को वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग में? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि इट इज़ द इनिशियल स्टेप इन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग फोकसिंग ऑन, ऑब्वियसली बात है इनिशियल स्टेप कैसे होगा, ठीक है, जबकि स्टार्टअप फंडिंग सिक्योर एग्जिट स्ट्रेटजी का ये पार्ट नहीं है। इट्स अ मिड टर्म स्ट्रेटजी, ये भी गलत है। देखिए ये जो हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन करता है, जबकि एग्जिट यहाँ लिखा गया ना परफॉर्मेंस ऑफ द, तो ये परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को एक्सप्लेन कर रहा है, जबकि हमारा एग्जिट स्ट्रेटजी जो होता है ना वो फाइनल स्टेप होता है जो इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट इज द फाइनल स्टेप इन द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग डिजाइन टू जनरेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल गेन विद द फेस्ट पॉसिबल लॉस, राइट, यही होता है हमारा एग्जिट। द स्ट्रेटजी इंक्लूड ऑप्शन लाइक IPO, एक्विजिशन, प्रमोटर, आउटसाइडर परचेजिंग। यस, दिस इज करेक्ट, ये ऑप्शन सही है। एग्जिट स्ट्रेटजी को डिफाइन करता है जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टिंग का फाइनल स्टेप होता है। इसमें कुछ कॉमन एग्जिट स्ट्रेटजी शामिल हैं जैसे IPO, एक्विजिशन, सेकेंडरी सेल। इसका मेन गोल होता है इन्वेस्टमेंट से मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। ऑप्शन डी का राइट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस थ्रू द वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फोकसिंग ऑन मेंटेनिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। गलत, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है, जबकि एग्जिट स्ट्रेटजी का फोकस इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेप डेटा माइनिंग प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डेटा माइनिंग प्रोसेस। तो बताइए क्या सही जवाब है दोस्तों। तो फ्रेंड्स डेटा माइनिंग प्रोसेस में ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा कि डेटा क्लीनिंग, दूसरा ऑप्शन है डेटा एक्सप्लोरेशन, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों डेटा मॉडलिंग, और फोर्थ ऑप्शन इज डेटा विजुअलाइजेशन। तो फ्रेंड्स प्लीज टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द डेटा माइनिंग प्रोसेस। सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल देख, डेटा मॉडलिंग एक्चुअली क्या होता है कि डेटा मॉडलिंग एक एसेंशियल स्टेप है डेटा माइनिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बाकी जो डेटा क्लीनिंग है, डेटा एक्सप्लोरेशन है, डेटा विजुअलाइजेशन है, तो डेटा मॉडलिंग में क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। बेसिकली आप मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल मॉडल को क्रिएट करते हैं। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप एंड पैटर्न विद इन द डेटा, ठीक है। तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप को क्रिएट किया जाता है जो कि पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है डेटा के पॉइंट में। तो यही होता है हमारा ये डेटा मॉडलिंग। सो ऑप्शन नंबर सी है जो है पार्ट है हमारा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग प्रोसेस, राइट। तो डेटा माइनिंग प्रोसेस का पार्ट है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेटा मॉडलिंग। लेकिन यदि बात करें दोस्तों डेटा विजुअलाइजेशन का, तो डेटा विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी को जरा देखिए, तो डेटा विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है, राइट, जो कि इसके अंदर आप मैथमेटिकल और कॉम्पिटिशनल मॉडल को क्रिएट करते हैं, इन विच यू क्रिएट अ मैथमेटिकल एंड कॉम्पिटिशनल मॉडल दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। सो ये देखिए ये डेटा एनालिसिस का पार्ट है, ओके। सो दिस डेटा विजुअलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस, लेकिन ये डेटा माइनिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है, ओके। और जहाँ तक बात है दोस्तों ये डेटा एक्सप्लोरेशन का, ठीक है, तो डेटा विजुअलाइजेशन को जो हमारा डेटा माइनिंग का रिजल्ट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी डेटा माइनिंग हमने किया, उससे जो रिजल्ट आया उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, डेटा विजुअलाइजेशन से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है कि यहाँ जो यानी डेटा मॉडलिंग जो है वो हमारा डेटा माइनिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव बीन आस्क्ड दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लानिंग। तो दोस्तों ऑप्शन को जरा देखिए, सेटिंग गोल। देखिए सेटिंग गोल के अंदर क्या होता है कि आप अपने आउटकम को डिफाइन करते हैं। सो इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल व्हाट यू डू, यू जस्ट डिफाइन द आउटकम, यानी आपका जो प्रोसेस है उसका क्या आउटकम होगा आप उसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो so setting involves goal setting involves determining the outcome of the process and और कोई ऑब्जेक्टिव हो जो इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रहे हैं। डेवलपिंग स्ट्रेटजी क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही आपने गोल सेट कर लिया, ठीक है, तो गोल को सेट करने के बाद दोस्तों आप क्या करते हैं कि स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं ताकि जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है, ठीक है, यानी जो आपका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है वो पता कर सकें। यानी ये जो गोल आपने सेट किया उसको अचीव करने के लिए आपके पास क्या बेस्ट सोर्स ऑफ एक्शन है, उसे कहा जाता है दोस्तों हमारा डेवलपिंग स्ट्रेटजी,
ओके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेवलपिंग स्ट्रेटजी। आफ्टर आपने स्ट्रेटजी को जब डेवलप कर लिया, उसके बाद बात आती है प्लान को एग्जीक्यूट करने की। तो प्लान को एग्जीक्यूट करने में क्या होता है बेसिकली, अच्छा इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, लास्ट है कि हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपने प्लान और स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप ये क्रूशियल है कि आप उसे मॉनिटर करें, राइट। आप उसे प्लान को मॉनिटर करें, आप अपने आउटकम को इवैल्यूएट करें, ताकि कितना इफेक्टिव है ये पता कर सकें। टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस यू नीड टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट रिजल्ट। तो इसके अंदर आप प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, राइट। आप क्या करते हैं दोस्तों, प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, और आप परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं, और ये देखते हैं कि गोल अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए है, दैट मीन्स गोल सेटिंग, ऑप्शन बी यानी स्ट्रेटजी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी यानी मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। ये तीनों का तीनों प्लानिंग का कंपोनेंट है, लेकिन एग्जीक्यूटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना ये दोस्तों प्लानिंग के अंदर नहीं आता है, राइट। सो एग्जीक्यूटिंग द प्लान डज नॉट कम अंडर द प्लानिंग। सो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि वाई इट इज सो। So plan execution does not comes under your this step. So यही इसका आंसर होगा कि हमारा जो कंपोनेंट है प्लानिंग का, उसमें प्लान को एग्जीक्यूट करना it doesn't come. Now let's come to the next question that we have, question number 3 that was asked in this session. सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा किसे यूज नहीं किया जाता है जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट करते हैं। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को DOL कहा जाता है, बताइए किसे यूज नहीं किया जाता है। ऑप्शन को जरा देखिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स एक्सेट्रा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूं। बेसिकली ये क्या है, एक फाइनेंशियल मैट्रिक है जो कि कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम, देखिए कंपनी का अपना एक ऑपरेटिंग इनकम होता है, ठीक है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, किससे सेंसिटिव है, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम वो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है चेंज इन सेल्स से। सेल्स में चेंज होने के कारण कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है, दैट इज कॉल्ड DOL। तो DOL से हमें जानकारी मिलती है कि हाउ मच सेंसिटिव इज कंपनी ऑपरेटिंग इनकम विद रिस्पेक्ट टू द सेल्स। तो फ्रेंड्स बेसिकली जब भी आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज को निकालते हैं तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो आप उसका जवाब दे पाएँ सही तरीके से। सो लेट मी गिव यू सम इनसाइट रिगार्डिंग दिस। सो फ्रेंड्स हेयर फिक्स्ड कॉस्ट, बताइए फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। तो एज अ नेम सजेस्ट, नाम से ही क्लियर है दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट यानी वैसा कॉस्ट जो कि चेंज नहीं होगा, राइट। सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल टू मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। सो फ्रेंड्स फिक्स्ड कॉस्ट का आपको मैं एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। तो देखिए वैसा एक्सपेंस जो कि क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो दूसरा है हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वैसा कॉस्ट होता है जो कि फ्लक्चुएट करता है, कुछ कॉस्ट होता है जो कि फ्लक्चुएट करते हैं, उससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो ये सभी कॉस्ट फ्लक्चुएट करेंगे। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, सेल्स बढ़ने या घटने से कोई फ्लक्चुएशन सेल्स में नहीं होता है, ठीक है। सॉरी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्स। सेल्स क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्स रिप्रेजेंट करता है टोटल रिवेन्यू। सेल्स रिप्रेजेंट करता है दोस्तों टोटल रिवेन्यू, कितना प्रोडक्ट के सेल से जनरेट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो या सेल्स हो, ये तीनों को हम कंसीडर करते हैं जब हम लोग DOL निकालते हैं। लेकिन जो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है इसको डायरेक्टली कंसिडर नहीं किया जाता है। बेसिकली कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता क्या है, देखिए ये तरीका है एक क्वेश्चन से 4 चीज़ समझने का। मैं आपको एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, और दोस्तों हमारा जो MCQ सेशन है, मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाऊँ, ताकि एक MCQ से 4 MCQ यदि पूछा जाए तो आप उसका जवाब दे पाएं। सो लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो बेसिकली जो हमारा सेल्स रिवेन्यू है, ठीक है, जो हमारा सेल्स रिवेन्यू है और जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस को हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन का फॉर्मूला है ये सेल्स रिवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये होता क्या है, कितना रिवेन्यू आपके पास अवेलेबल है कि आप फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूट कर सके कंपनी के ऑपरेटिंग इनकम में, ये होता है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप DOL निकालेंगे तो फिक्स्ड कॉस्ट लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेंगे, सेल्स लेंगे, लेकिन कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं लेंगे। बिग डेटा का दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, राइट। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा, बताइए
तो सबसे पहले दोस्तों बिग डेटा आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस बिग डेटा, और 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिग डेटा के, आपके बुक में भी ये दिया गया है, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। सो 4 वी याद रखिए, ठीक है, 4 वीज। व्हाट आर द 4 वीज? तो देखिए पहला वीज है हमारा वॉल्यूम, ठीक है, पहला वी क्या है हमारा? वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम मतलब बेसिकली बिग डेटा का मतलब होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, ठीक है, नाम से ही क्लियर है, इसका मतलब ये होता है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट एक्सीड द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम। यानी दोस्तों हमारा जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम है उसका जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है उससे ज़्यादा इसका कैपेसिटी बिल्डिंग है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड बिग डेटा। द फर्स्ट वी इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वी। तो नेक्स्ट वी क्या है हमारा? सो नेक्स्ट वी है हमारा वेलोसिटी, ओके। फर्स्ट इज वॉल्यूम, नेक्स्ट वी इज वेलोसिटी। तो बताइए वेलोसिटी किससे रिलेटेड है? व्हाट इज वेलोसिटी रिलेटेड टू? सो एज अ नेम सजेस्ट, वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी रिप्रेजेंट मोशन, राइट। वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? मोशन। तो बेसिकली वेलोसिटी का मतलब किस स्पीड से डेटा को आप जनरेट कर रहे हैं, उसको कलेक्ट कर रहे हैं, उसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो बिग डेटा के अंदर रियल टाइम या नियर रियल टाइम डेटा स्ट्रीम होता है, जिसको आप क्विकली और आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेराइटी, ठीक है। वैरायटी का मतलब क्या होता है कि कितना डाइवर्सिटी है, कितना हेट्रोजेनिटी है डेटा टाइप का और रिसोर्सेज का। तो वेलोसिटी हो, वैरायटी हो, वेरासिटी हो, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एसपीएसी से रिलेटेड। तो एसपीएसी में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड नहीं है एसपीएसी से। बताइए दोस्तों एसपीएसी से कौन सा रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। तो जरा हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। तो एसपीएसी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। सो प्लीज रिमेंबर द फुल फॉर्म, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, ओके। तो जब भी आप एसपीएसी में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ रिस्क होता है जो कि कंसिडर करना पड़ता है। तो जरा हम लोग एक एक ऑप्शन को देखते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा रिस्क यहाँ पे लिखा गया है, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा सही आंसर है। चलिए सो लेट्स सी द फर्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव, दैट इज रिलेटेड टू द, देखिए पहला कह रहा है कि एसपीएसी मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ सुटेबल टारगेट कंपनी टू एक्वायर। तो दोस्तों देखिए ये जो रिस्क है इसे कहा जाता है, ये एक पॉसिबिलिटी होता है कि एसपीएसी जो है आइडेंटिफाई ना कर पाए या एक सुटेबल कंपनी को सिक्योर ना कर पाए जिससे वो मर्ज हो सके या स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम में उसे एक्वायर कर सके, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रिस्क एसोसिएटेड। So this is SPSC may not be able to find a suitable target company to acquire. ओके सो यदि ऐसा होता है तो एसपीएसी को लिक्विडेट किया जाता है और इन्वेस्टर को अपना इन्वेस्टेड कैपिटल वापस मिल जाता है, या तो कोई रिटर्न ना मिलता है या रिटर्न मिलता है उन्हें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि देखिए एसपीएसी ओवरपे करता है टारगेट कंपनी के लिए। देखिए ये जो रिस्क होता है ये तब होता है जब एसपीएसी एक्सेसिव प्राइस पे करेगा टारगेट कंपनी को एक्विजिशन में। तो ओवर पेइंग जो है नेगेटिवली अफेक्ट करता है फ्यूचर रिटर्न को इन्वेस्टर के लिए, और दोस्तों उनके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को घटा देता है, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो हमारा ऑप्शन सी कर रहा है एसपीएसी मे बी अनेबल टू कंप्लीट द एक्विजिशन ड्यू टू रेगुलरिटी और अदर रीजन। देखिए एसपीएसी क्या होता है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, रिस्क का एक पॉसिबिलिटी है कि जो एसपीएसी का एक्विजिशन है वो रेगुलेटरी हर्डल फेस करे, जैसे वो उसे अप्रूवल ना मिले अथॉरिटी से, और दोस्तों कुछ अनफॉर्चुनेट इशूज हो सकता है एक्विजिशन प्रोसेस में। लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि एसपीएसी शेयर मे बी लिक्विड आफ्टर द एक्विजिशन इज कंप्लीट। यानी दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि जैसे एसपीएसी कंप्लीट करता है एक्विजिशन को और टारगेट कंपनी के साथ मर्ज होता है तो एसपीएसी का जो शेयर है वो टिपिकली क्या हो जाता है दोस्तों। देखिए जैसे ही एसपीएसी कंप्लीट किया है एक्विजिशन को और मर्ज कर गया टारगेट कंपनी के साथ, तो एसपीएसी का शेयर जो है ट्रेडेबल हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि इन्वेस्टर को अलाउ करता है कि वो शेयर को खरीद सके और बेच सके मार्केट में, राइट। so that they can purchase और सेल द शेयर इन द मार्केट। तो जो शेयर का लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव हो जाता है एक्विजिशन के कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। तो ये जो कर रहा है कि मे बी लिक्विड, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि शेयर का जो लिक्विडिटी है वो इम्प्रूव होता है जैसे एक्विजिशन कंप्लीट होता है तो शेयर का लिक्विडिटी इम्प्रूव होता है, बट हियर इट इज गिविंग दैट इट इज इलिक्विड। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट टू दिस क्वेश्चन।
चलिए आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट का एग्जांपल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में नहीं पूछा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट होता क्या है, नाम से ही क्लियर है हाइब्रिड, यानी दोस्तों एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि अलग अलग ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के फीचर्स को कंबाइन किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग जरा एक एक ऑप्शन से आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन गलत है। मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझाता हूँ कि कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है, प्रीफर्ड बॉन्ड क्या होता है। सो बेसिकली दिस इज अ लर्निंग सेशन, वी आर नॉट जस्ट डिस्कसिंग MCQs ओनली, I am providing you the detailed explanation of each and every options, right? So now let's go through. So the first is convertible bond. दोस्तों ये convertible bond क्या होता है बताइए। बेसिकली convertible bond एक तरह का बॉन्ड होता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में। देखिए जो कंपनी है, कंपनी का जो शेयर है उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड को। ठीक है, ये दोस्तों इसमें दोनों का फीचर होता है, इसमें बॉन्ड का भी फीचर होता है और इक्विटी का भी फीचर होता है, तो इसे हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये हमारा है प्रीफर्ड स्टॉक। ठीक है, आइए देखते हैं कि बेसिकली ये प्रीफर्ड स्टॉक क्या होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट प्रीफर्ड स्टॉक। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज बेसिकली दिस प्रीफर्ड स्टॉक। दोस्तों प्रीफर्ड स्टॉक का मतलब ये होता है कि एक तरह का दिस इज अ क्लास ऑफ प्रीफर्ड स्टॉक इज अ क्लास ऑफ स्टॉक दैट हैज प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट। देखिए एक हमारा कॉमन स्टॉक है, एक हमारा प्रीफर्ड स्टॉक है। तो देखिए प्रीफर्ड स्टॉक को प्रीफर इसलिए दिया जाता है क्योंकि डिविडेंड पेमेंट के टर्म्स में, एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, यदि मान लीजिए लिक्विडेशन का प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पे डिविडेंड का पेमेंट किसे मिलेगा, तो प्रीफर्ड वाले को मिलता है पहले, समझे। तो ये हमारा प्रीफर्ड स्टॉक। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है, वो हम लोग देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, हमारा है कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन। तो दोस्तों इसे सीडीओ भी कहा जाता है। तो बेसिकली कि सीडीओ क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो कि बहुत सारे डेब्ट क्लास को पूल करता है, जैसे कि लोन को, बॉन्ड को, और मल्टीपल ट्रेंचेस को क्रिएट करता है अलग अलग रिस्क, अलग अलग रिटर्न से। ये दोस्तों ये अलग अलग डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के फीचर को कंबाइन करता है और इन्वेस्टर अलाउ कर पाते हैं अलग अलग सीडीओ पे बेस्ड ऑन द रिस्क प्रेफरेंस। लास्ट है दोस्तों हमारा ETF। ETF क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। देखिए ETF एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि हमारे पास एसेट का जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, जिसके अंदर स्टॉक आएगा, ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड आएगा, इसके अंदर आपका कमोडिटीज आएंगे, ठीक है, तो ये सभी चीज़ आते हैं इसके अंदर। तो ETF को डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सके। तो ETF तो पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, लेकिन ये हाइब्रिड के अंदर नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा, दिस इज नॉट अ हाइब्रिड। ETF बेसिकली स्ट्रक्चर्ड किया गया है पैसिव इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में, जिसका एम है कि वो अंडरलाइंग इंडेक्स को रेप्लिकेट करे, अंडरलाइंग इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करे। ये अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कंबाइन नहीं करता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों, कन्वर्टेबल बॉन्ड हाइब्रिड है, प्रीफर्ड स्टॉक हाइब्रिड है, कोलेटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन हाइब्रिड है, लेकिन जो हमारा ETF है, एक्सटेंड ट्रेडेड फंड है, दिस इज नॉट एन हाइब्रिड पार्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग बिजनेस एनालिटिक्स। यानी दोस्तों सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आप यदि बिजनेस एनालिटिक्स को यूज करते हैं तो इनमें से कौन सा फीचर बिजनेस एनालिटिक्स का नहीं है। चलिए ऑप्शन को जरा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, पहला ऑप्शन है इम्प्रूव्ड डिसीजन मेकिंग। ओके, देखिए इंप्रूव डिसीजन मेकिंग का क्या बताना चाह रहा है। बेसिकली बिजनेस एनालिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सके, वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड कर सके अपने ऑपरेशन के अलग अलग इंसाइट में। तो यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, डेटा जनरेशन हो रहा है, राइट। तो डेटा को एनालाइज करना, डेटा को जनरेट करना, इससे क्या होगा, इससे आपका मीनिंगफुल रिपोर्ट बनेगा, यानी जो भी आपका रिपोर्ट बनेगा वो मीनिंगफुल होगा। आप डेटा को एनालाइज करेंगे, मीनिंगफुल रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, तो बिजनेस को डीपर अंडरस्टैंडिंग होगा अपने परफॉर्मेंस का, कस्टमर बिहेवियर का, मार्केट ट्रेंड का। तो देखिए ये तो सही है, बिजनेस एनालिटिक्स से हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इसमें इंप्रूवमेंट तो होता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अच्छा हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, राइट। तो यानी कि दोस्तों एफिशिएंसीज को बढ़ाना। तो जरा देखते हैं क्या बिजनेस एनालिटिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में हेल्प करता है या नहीं करता। लेट्स सी। So let's see that whether business analytics help us in increasing efficiency or not. So friends, देखिए so far as efficiency is concerned, obviously business analytics is a greater tool to increase efficiency. तो क्या करेगा, ये इनएफिशिएंसीज को बताएगा, ये बॉटल नेक को बताता है। बिजनेस एनालिसिस क्या करता है दोस्तों, बॉटल नेक को बताता है बिजनेस प्रोसेस में। तो डेटा को एनालाइज करके आप आइडेंटिफाई करते हैं वैसे एरिया को जहाँ पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, राइट।
सो डेटा को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑप्टिमाइज राइट देयर ऑपरेशन स्ट्रीमलाइन प्रोसेस। नेक्स्ट इज रिड्यूस्ड कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन। देखिए बिजनेस एनालिटिक्स अलाउ करता है बिजनेस को कि वो कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करे और अपने स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करें। तो दोस्तों एक्सपेंसेज, सेल्स, प्रोडक्शन, इन सभी डेटा को एनालाइज करके ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करेंगे वैसे एरिया में जहाँ पे कॉस्ट कम किया जा सकता है अपने इन्वेंट्री लेवल को ऑप्टिमाइज करके। और लास्ट है दोस्तों कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बिजनेस को कि वो प्रायोरिटाइज करे कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, लेकिन ये टिपिकली डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। क्वेश्चन में आपसे डायरेक्ट बेनिफिट पूछा जा रहा है, ये डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स इनडायरेक्टली हेल्प करता है। देखिए डायरेक्टली हेल्प नहीं करेगा कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, लेकिन इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। कैसे? तो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो इंसाइट मिल सके कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, बिहेवियर क्या है, फीडबैक क्या है। इन सभी इंसाइट को यूज करके आप टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बना सकते हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं और प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों सवाल ये था कि कौन सा बेनिफिट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है बिजनेस एनालिटिक्स का बेनिफिट नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। So friends, if you need such type of study material, we have previous year question for each and every subject. Almost 100 questions are there for each subject. Then you can WhatsApp me on this number. I am providing such video explanation in all my videos in MCQs videos so that the concept become clear. Now let's move to the next question that we have. The question is which of the following statement is true about mezzanine financing? चलिए देखते हैं। तो देखिए बेसिकली ये मेज़ाइन फाइनेंसिंग एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग होता है जो कि दोनों डेब्ट और इक्विटी दोनों को कंबाइन करता है। इट कंबाइंस बोथ डेब्ट एंड इक्विटी राइट। और एक तरह का मेज़ाइन फाइनेंस टिपिकली यूज किया जाता है कंपनी के द्वारा ताकि वो कैपिटल को रेज कर सके एक्सपेंशन के लिए, एक्विजिशन के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए। तो जरा ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग दैट इज सबऑर्डिनेट टू द सीनियर डेब्ट बट सीनियर टू इक्विटी। देखिए ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो हमारा मेज़ाइन फाइनेंसिंग है वो सीनियर डेब्ट का सबऑर्डिनेट है, मतलब कि यदि डिफॉल्ट होगा या बैंक्रप्सी होगा तो जो सीनियर डेब्ट होल्डर हैं उनके पास हायर क्लेम होगा एसेट पे और रिपेमेंट पे। लेकिन दोस्तों मेज़ाइन फाइनेंसिंग सीनियर होता है कॉमन स्टॉक से। इसका मतलब ये होता है कि कॉमन स्टॉक का मतलब ये हुआ कि कैपिटल स्ट्रक्चर में जो मेज़ाइन डेब्ट होल्डर हैं उनके पास हायर क्लेम होता है देन इक्विटी शेयर होल्डर। तो मेज़ाइन फाइनेंसिंग का कैरेक्टरिस्टिक दोनों है, डेब्ट एंड इक्विटी का। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए राइट, दैट इट इज सबऑर्डिनेट टू द सीनियर डेब्ट बट सीनियर टू द इक्विटी राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट टू द कंटेक्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Now let's see the next part that we have. देखिए सेम क्वेश्चन है कि हाइब्रिड डेब्ट इक्विटी का एमबीओ का आपसे बेस्ट डेफिनेशन पूछाता है। एमबीओ क्या होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो एक मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करता है अगेंस्ट द सीरीज ऑफ सेट टारगेट और गोल्स टू गेज देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस इन देयर रोल। तो ऑप्शन बी कर रहा है दोस्तों कि एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर और एम्प्लॉय एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस गोल पे एग्री करते हैं और फिर प्लान डेवलप करते हैं वहाँ तक पहुँचने का। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मॉडल है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करता है, जो कि दोनों एग्री करते हैं, मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉय भी। और चौथा ऑप्शन कर रहा है ऑल द अबव। तो फ्रेंड्स ये जो चारों ऑप्शन है ना, ये तीनों ऑप्शन ये करेक्ट है एज सो फार एज एमबीओ इज कंसर्न। So friends, this was part 1 lecture of AVM shift question. If you like the lecture, if you enjoy the session, please like the lecture. This will motivate me to make more such videos which provides you each and explanation of each and every option. And friends, if you want me to make the second part of the video, please like the session. And if the views exceed 500 views, if the views exceed 500, I will provide you the second shift question also. Okay, I will provide you more question related to the recollected question in the form of video. So the views should exceed 500 views. So thanks for watching this lesson. क्वेश्चन के साथ पहला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा डेटा माइनिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन को पढ़ के बताता हूँ। डेटा क्लीनिंग, डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको समझिए कि एक नया कंसेप्ट मैं समझा रहा हूँ और उसके बेसिस पे मैं इस एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न ये है कि डेटा माइनिंग होता क्या है? दोस्तों डेटा माइनिंग प्रोसेस एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है जिससे आप यूज करके डेटा नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन एक्सट्रैक्ट नॉलेज, ठीक है। तो बेसिकली इसको यूज किया जाता है नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। कहाँ से? टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज फ्रॉम डेटा। ओके, तो दोस्तों क्या क्या स्टेप्स है? तो ये जो स्टेप्स है उसको 2 फेज में डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस, ठीक है। तो पहला फेज है दोस्तों जिसे हम लोग कहते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। पहले क्या कहते हैं? डेटा प्री प्रोसेसिंग,
ठीक है। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा प्री प्रोसेसिंग में आप क्लीनिंग करते हैं, राइट। डेटा प्री प्रोसेसिंग में आप क्लीनिंग करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, राइट। यू क्लीन, यू इंटीग्रेट और ट्रांसफॉर्म करते हैं डेटा को, ताकि उसको आप माइंड करने के लिए तैयार हो। यू क्लीन, यू इंटीग्रेट, यू ट्रांसफॉर्म सो दैट इट इज रेडी टू बी माइंड। और दूसरा जो प्रोसेस है दोस्तों डेटा माइनिंग का, वो है डेटा माइनिंग। समझे? तो दो स्टेप्स होता है, एक तो डेटा प्री प्रोसेसिंग होता है और दूसरा होता है दोस्तों डेटा माइनिंग। ठीक है। तो डेटा माइनिंग में क्या होता है, तो आप एल्गोरिथम को यूज करते हैं पैटर्न को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डेटा से। तो आप क्या यूज करते हैं दोस्तों? एल्गोरिथम को यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न फ्रॉम द डेटा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन, रूल माइनिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखिए डेटा माइनिंग जो स्टेप है ना, सॉरी डेटा मॉडलिंग जो है, दिस डेटा मॉडलिंग एक मशीन लर्निंग प्रोसेस का स्टेप है। किसका स्टेप है? एमएल का। एमएल क्या होता है? मशीन लर्निंग। ठीक है। तो और आपको पता है ये एमएल जो है ना, ये सबसेट है डेटा माइनिंग का। दिस इज अ सबसेट ऑफ डेटा माइनिंग। ओके, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ डेटा माइनिंग। तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर साइंस का वो फील्ड होता है जिससे कंप्यूटर को एक क्षमता मिलती है कि वो बिना प्रोग्राम किए हुए सीख सके। तो डेटा मॉडलिंग एक तरीका है जिसके द्वारा आप मैथमेटिकल मॉडल को क्रिएट करते हैं, जिससे आप फ्यूचर आउटकम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको कहें तो डेटा क्लीनिंग एक प्रोसेस होता है। ठीक है। इसका मैं आपको सही जवाब भी बताता हूँ। ठीक है। देखिए इसका डेटा क्लीनिंग क्या है। डेटा क्लीनिंग एक प्रोसेस है ये देखने का कि डेटा आपका एक्यूरेट हो, डेटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। तो डेटा एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है, ये देखने के लिए डेटा क्लीनिंग प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों डेटा एक्सप्लोरेशन क्या होता है। डेटा एक्सप्लोरेशन के द्वारा आप समझते हैं डेटा को इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर, राइट। यू अंडरस्टैंड द डेटा बाय लुकिंग एट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसके आउटलायर को देखते हैं और दोस्तों पैटर्न्स को देखते हैं। यू लुक एट द पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आउटलायर। डेटा विजुअलाइजेशन एक प्रोसेस है कि आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यू रिप्रेजेंट द डेटा जिसे आसान हो समझने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड वे, मतलब आसान तरीके से समझने के लिए उसमें रिप्रेजेंट करते डेटा विजुअलाइजेशन। तो सही जवाब है दोस्तों इसका डेटा मॉडलिंग। तो डेटा मॉडलिंग कोई हमारा डेटा माइनिंग प्रोसेस का स्टेप नहीं है, मैंने आपको बताया ये मशीन लर्निंग का स्टेप है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन ईच एंड एवरी कंसेप्ट। फ्रेंड्स हमारे एमसीक्यूज का जो वीडियोज होता है इसमें एक एक ऑप्शंस को समझाया जाता है, इसके पीछे के जो कंसेप्ट है उसे समझाया जाता है, और दोस्तों आपके पास सफिशिएंट नॉलेज दिया जाता है ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आगे पूछे जाए तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर दे पाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है। पहला ऑप्शन है गोल सेटिंग, दूसरा ऑप्शन है डेवलपिंग स्ट्रेटजी, तीसरा है एग्जीक्यूटिंग प्लान, चौथा है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट। दोस्तों प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप गोल को सेट करते हैं, आप स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, आप प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट को मॉनिटर करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं, राइट। दोस्तों पहला जो स्टेप होता है प्लानिंग का वो होता है हमारा सेटिंग गोल। यानी इसके अंदर क्या होता है, आप ये पता लगाते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू अचीव, ये देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा डेवलपिंग स्ट्रेटजीज। तो डेवलपिंग स्ट्रेटजीज अगला स्टेप है। इसके अंदर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या स्टेप लिया जाए, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू अचीव योर गोल्स, ठीक है। और दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है हमारा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग रिजल्ट्स। एग्जीक्यूट करना भी जरूरी है। देखिए ये जो एग्जीक्यूटिंग प्लान है ना, ये हमारा प्लानिंग का कंपोनेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये एक्चुअल प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन है जिसको हमने ऑलरेडी डेवलप किया। हमने दोस्तों प्लान्स को क्या किया, डेवलप किया, और फिर आप उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वही इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। तो गोल को सेट करना मतलब ये पता लगाना कि आप क्या करना चाह रहे हैं, स्ट्रेटजी डेवलप करना मतलब कि आप कैसे वहाँ जा रहे हैं, प्लान को एग्जीक्यूट करना दोस्तों ये मतलब ये हुआ कि आप क्या क्या स्टेप्स लेंगे वहाँ तक पहुँचने के लिए, और मॉनिटर करना, रिजल्ट को इवैल्यूएट करना, आप ये चेक कर रहे हैं कि आप ट्रैक पे है या नहीं है, और जो एडजस्टमेंट होगा वो आप लें। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिंग प्लान, क्योंकि एग्जीक्यूटिंग प्लान इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इटसेल्फ। ये प्लान का इम्प्लीमेंटेशन है जिसको ऑलरेडी डेवलप किया जा चुका है। तो फुली समझ में आया होगा आपको इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी क्यों सही है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किसे कंसीडर्ड नहीं किया जाता जब आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज यानी DOL को कैलकुलेट करते हैं।
तो DOL को कैलकुलेट करने में इनमें से किसे कंसीडर नहीं किया जाता? ऑप्शन है कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स। हमने अपने थ्योरी वीडियो में अच्छे से समझाया है दोस्तों DOL का क्या सिग्निफिकेंस है। DOL का पे दोस्तों हम लोगों ने सफिशिएंट न्यूमेरिकल को डिस्कशन किया है। आज के ये सवाल जो पूछा गया था जून 2023 के एग्जामिनेशन में, इनमें से किसे कंसीडर नहीं किया जाता है DOL के कैलकुलेशन में? दोस्तों DOL होता क्या है? DOL एक मेजर है कितना सेंसिटिव एक कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम है तो द चेंज इन सेल। देखिए दो टर्म होता है, एक टर्म होता है दोस्तों ऑपरेटिंग इनकम और दूसरा टर्म होता है चेंज इन सेल। दूसरा टर्म होता है दोस्तों चेंज इन सेल। तो ऑपरेटिंग इनकम कितना ज़्यादा सेंसिटिव है चेंज सेल में चेंज होने से, ये हमारी DOL बताता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको सिंपल से कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसे नोमिनेटर में लिख दीजिए और जो ऑपरेटिंग इनकम है और जो आपका ऑपरेटिंग इनकम है उसको डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये क्या दे देगा आपको? DOL दे देगा, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दे देगा। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बारे में बता दूं। ये ऑप्शन ये जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन का रहा है। तो बेसिकली सेल्स और जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग कंट्रीब्यूशन मार्जिन कहते हैं। तो बेसिकली इसको कहा जाए ये वो पैसा है जो कि कंपनी ने छोड़ दिया है ताकि अपने फिक्स्ड कॉस्ट को कवर कर सके और एक प्रॉफिट को जनरेट कर सके। दो चीज़ के लिए दोस्तों, एक तो है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, तो फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करना और प्रॉफिट जनरेट करना। कितना पैसा कंपनी के पास है फिक्स्ड कॉस्ट को कवर करने के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, वो होता है हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दूसरा टर्म है दोस्तों ऑपरेटिंग इनकम। अभी मैंने बताया ना आपको CM अपॉन OI। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम वो प्रॉफिट होता है जो कि कंपनी बनाती है इससे पहले कि इंटरेस्ट और टैक्स से पहले। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को सेल से माइनस कर देंगे ना आप, तो आपको मिल जाएगा ऑपरेटिंग इनकम। चीज़ें क्लियर हो रही है आपको दोस्तों? तो यहाँ देखिए DOL जो है सेल्स से अफेक्टेड नहीं होता है, राइट? क्यों? क्योंकि सेल्स जो है इनपुट है। कैलकुलेशन में सेल्स क्या यूज़ करते हैं? इनपुट यूज़ करते हैं। तो DOL जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अफेक्टेड होगा, ये तो सही है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेटिंग इनकम से DOL अफेक्टेड होगा, ये भी सही है। और दोस्तों ये ऑपरेटिंग इनकम और कंट्रीब्यूशन मार्जिन दोनों आउटपुट है कैलकुलेशन का। तो दोस्तों DOL आपको ये बताता है कि कितना कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बदलेगा यदि सेल्स जो है सर्टेन परसेंटेज से चेंज हो जाए। मान लीजिए हम कहें कि सेल्स 1% से चेंज हो गया, तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग इनकम है वो कितना चेंज होगा, अपनी कंपनी का प्रॉफिट है वो कितना चेंज होगा, वो हमें बताता है दोस्तों DOL। तो यदि DOL हाई है इसका मतलब कि चेंज में सेल्स में छोटा सा चेंज आ जाए इसका लार्ज इंपैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, और यदि DOL कम है इसका मतलब कि सेल्स में छोटा सा चेंज आ जाए इसका स्मॉल इंपैक्ट पड़ेगा हमारे प्रॉफिट पे। दोस्तों सही जवाब है इसका सेल्स को कंसीडर नहीं किया जाता जब आप DOL को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सेल्स जो इनपुट है, राइट? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। रादर कंट्रीब्यूशन मार्जिन, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड बट सेल्स इज नॉट कंसीडर्ड। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लेवरेज का? कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन अपॉन सेल्स, EBIT अपॉन फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT अपॉन सेल्स। दोस्तों मैंने आपको बताया अभी DOL क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस DOL। तो DOL एक मेजर होता है कितना सेंसिटिव कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम है सेल्स में चेंज होने से। और मैंने आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी बताया था। तो इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फिक्स कॉस्ट से जब डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है हमारा DOL। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, और ये वो पैसा है जो कि कंपनी ने अलग से रखा है अपने फिक्स्ड कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। और फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि सेल्स के लेवल से चेंज नहीं होता है। इसके अंदर रेंट आ जाएगा, इसके अंदर सैलरीज आ जाएंगे, राइट? इसके अंदर डेप्रिसिएशन आ जाएंगे। तो बताइए डेप्रिसिएशन क्या सेल्स से चेंज होगा? बिल्कुल नहीं चेंज होगा। रेंट बिल्कुल नहीं चेंज होगा, सैलरीज बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। तो दोस्तों DOL आपको मेजर करता है। DOL मेजर करता है कि कितना कंपनी का प्रॉफिट चेंज होगा यदि सेल्स जो है सर्टेन परसेंटेज से चेंज होगा। तो मैंने आपको समझाया भी था कि DOL का क्या पॉजिटिव मीनिंग है, नेगेटिव मीनिंग है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों लेमन टर्म्स में यदि बात करें तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन वो पैसा होता है जो कि कंपनी प्रत्येक सेल से बनाती है और अपने वेरिएबल कॉस्ट को के लिए पे करती है। फिक्स्ड कॉस्ट वो खर्चा होता है जो कि कंपनी को पे करना है, चाहे कितना भी यूनिट ये बेचे या ना बेचे। यूनिट बिके या ना बिके कोई फर्क नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट तो पे करना ही करना है। तो DOL ये मेजर करता है कि कंपनी का प्रॉफिट कैसे चेंज होगा यदि सेल्स जो है सर्टेन परसेंटेज से चेंज हो जाए।
ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका ड्यूएल है 3, इसका मतलब ये हुआ कि यदि सेल्स में 1% का इंक्रीमेंट होगा तो कंपनी का प्रॉफिट 3% से चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा फिक्स्ड कॉस्ट है, इसीलिए यदि सेल्स में स्मॉल इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए कि किसी कंपनी का ड्यूएल है मात्र 1, इसका मतलब ये हुआ कि यदि 1% सेल्स बढ़ेगा तो उसके कारण दोस्तों कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ेगा, 1% बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी के पास बहुत सारा वेरिएबल कॉस्ट है, इसीलिए छोटा सा सेल्स बढ़ना जो है ज़्यादा प्रॉफिट में इंक्रीज नहीं बढ़ा रहा है। तो समझ में आया आपको सिग्निफिकेंस क्या है ड्यूएल का? वेरी गुड। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा बिग डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? ऑप्शन ए वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी, वेरासिटी। दोस्तों आपको मैं बता दूं बिग डेटा की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। बिग डेटा के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। लेट मी टेल यू द फैक्ट। व्हाट आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा? देखिए जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, वो पहला होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा जिसको जनरेट किया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। दूसरा होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी दोस्तों स्पीड होता है जिस पे डेटा को जनरेट किया जा रहा है। तीसरा है वैरायटी। वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा जिसको जनरेट किया जा रहा है। वेरासिटी मतलब होता है दोस्तों एक्यूरेसी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी और ट्रस्ट वर्दिनेस ऑफ द डेटा। और लास्ट होता है दोस्तों वैल्यू। वैल्यू क्या होता है कि पोटेंशियल इनसाइट जो कि आप डेटा से जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वेलोसिटी का जो वेलोसिटी का गला कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये सभी तरह के बिग डेटा के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, कुछ बिग डेटा दोस्तों ना स्टैटिक होते हैं, कुछ बिग डेटा क्या होते हैं? स्टैटिक होते हैं, और वो ओवर द टाइम चेंज नहीं होते। इसलिए दोस्तों वेलोसिटी कोई जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, राइट। तो इसीलिए दोस्तों कुछ डेटा स्टैटिक नेचर के होते हैं, उनमें वेलोसिटी होता ही नहीं है। सो दैट्स वाई वेलोसिटी इज नॉट अ नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों वेलोसिटी एक स्पीड होता है जिस स्पीड से आप डेटा को जनरेट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से जो डेटा जनरेट किया जा रहा है वो बहुत ही हाई वेलोसिटी का है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए कि कस्टमर डेटाबेस से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बहुत स्लो वेलोसिटी से कलेक्ट किया जाएगा, राइट। तो ये है वेलोसिटी। किसी डेटा का वेलोसिटी हाई होता है जैसे सोशल मीडिया का, और किसी कस्टमर डेटाबेस से डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसका वेलोसिटी कम होगा। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी जो है कोई जरूरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है बिग डेटा का। मान लीजिए स्टैटिक डेटा रहा तो वेलोसिटी उसमें होगा ही नहीं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आप CIB 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो PDF के फॉर्म में हो, वीडियोस के फॉर्म में हो, मॉक टेस्ट के फॉर्म में हो, डेली क्विज़ेस के फॉर्म में हो, क्विक रिवीजन सेशन के फॉर्म में हो, हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है आपके प्रिपरेशन को स्मूथ बनाने के लिए। तो दोस्तों यदि आप एक फुल प्रूफ स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है आपको, जिसको आप पढ़ ले तो निश्चित रूप से CIB क्लियर हो जाए, तो दोस्तों आप सही जगह पे हैं। हमारा जो मटेरियल है वो इसी तरह डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अपने CIB एग्जामिनेशन को परफेक्शन अचीव कर सकें। तो फ्रेंड, these are the plans which are available: comprehensive plan, unit wise and full length mock test, videos courses. Okay, every type of plans are available. For more detail you can WhatsApp me on this particular number. Okay, I will provide you the detail how to access this particular course. So now hopefully you have understood how to access this course, what are the benefits of this course. Now let's come to the next question. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा एक ऐसा रिस्क है जो कि एसोसिएटेड नहीं होता है स्पैक में इन्वेस्टिंग से। अब दोस्तों स्पैक देखिए यहाँ पे एक टर्म है इलिक्विडिटी, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा इलिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आप एक एसेट को क्विकली और इजीली नहीं खरीद पा रहे हैं, नहीं बेच पा रहे हैं। और ये जो SPAC होते हैं दोस्तों ना, व्हाट इज दिस SPAC? तो ये SPAC टिपिकली इलिक्विड हो जाते हैं एक्विजिशन, जैसे ही एक्विजिशन कंप्लीट होता है। एक्विजिशन जैसे ही कंप्लीट होता है तो ये जो SPAC होते हैं दोस्तों ये इलिक्विड हो जाते हैं, राइट। क्योंकि दोस्तों वो एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टर के पास डिफिकल्टी होता है अपने शेयर को बेचने में। तो दोस्तों बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो सारे रिस्क हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए कह रहा है कि SPAC मे नॉट बी एबल टू फाइंड अ सुटेबल टारगेट कंपनी टू एक्वायर। दोस्तों ये एक मेजर रिस्क है, क्योंकि यदि SPAC टारगेट कंपनी नहीं फाइंड करता है तो उसे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टर को। दूसरा है दोस्तों SPAC में ओवरपे फॉर द टारगेट कंपनी। ऐसा इसलिए होता है यदि मान लीजिए कि SPAC दूसरे SPAC के साथ compete कर रहे हैं सेम टारगेट कंपनी के लिए, तो ओवर पेमेंट का भी सिचुएशन आता है। और दोस्तों नेक्स्ट है SPAC मे बी अनएबल टू कंप्लीट द एक्विजिशन ड्यू टू इरेगुलेटरी
तो ये तब होता है दोस्तों जब टारगेट कंपनी जो है अब एसपीएससी के फाइनेंशियल या दूसरे रिक्वायरमेंट को मीटअप नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, एसपीएससी शेयर में भी लिक्विड आफ्टर द एक्विजिशन कंप्लीट है। सिंपल भाषा में समझाता हूँ, ई लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि ना वो खरीद पा रहा है ना वो बेच पा रहा है। तो यदि आप एसपीएससी में इन्वेस्ट करेंगे और शेयर ई लिक्विड हो जाए तो आप ना उसे बेच पाएंगे, आसान से बेच ही नहीं पाएंगे। यदि आपको बेचना है तो नहीं बेच पाइएगा, राइट। तो ये एक रिस्क नहीं है जो कि इन्वेस्टिंग है, बाकी ये तीनों के तीनों रिस्क हैं, राइट। एसपीएससी का शेयर जो है लिक्विड हो जाता है, राइट। तो अदर रिस्क की कुछ बात करें तो एसपीएससी के मैनेजमेंट टीम के पास एक्सपीरियंस ना होना, एसपीएससी की टारगेट कंपनी सक्सेसफुल ना होना, एसपीएससी का शेयर जो है वोलेटिलिटी से सब्जेक्ट होना, ये सभी दोस्तों क्या है, रिस्क है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड कर रहा है तो ये रिस्क नहीं है हमारा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट का एग्जांपल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट। बताइए, कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्रीफर्ड स्टॉक, कोलैटरलाइज्ड डेब्ट ऑब्लिगेशन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में समझिए, हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होता क्या है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो जिसमें डेब्ट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो और प्लस इक्विटी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊँ कन्वर्टेबल बॉन्ड, फिर हमारा प्रीफर्ड स्टॉक, सीडीओ, ये सभी एग्जांपल है हाइब्रिड फाइनेंस प्रोडक्ट के। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ सबके बारे में। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो वैसा बॉन्ड जिसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वैसा बॉन्ड जिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर, ठीक है, एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो इनके पास डेब्ट का भी फीचर होता है क्योंकि वो होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं। देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड के पास डेब्ट का फीचर इसलिए होता है क्योंकि वो होल्डर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। और इक्विटी का भी फीचर होता है, इक्विटी का फीचर इसलिए होता है कि इसको आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रीफर्ड स्टॉक। प्रीफर्ड स्टॉक मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक तरह का इक्विटी होता है जिसके पास डेब्ट का फीचर होता है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ इक्विटी विच हैज द फीचर ऑफ डेब्ट, राइट। तो ये एक फिक्स डिविडेंड पे करेगा होल्डर को जैसा कि डेब्ट में होता है, लेकिन दोस्तों इसके पास प्रायोरिटी रहेगा ओवर कॉमन स्टॉक इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। डेब्ट ऑब्लिगेशन एक तरह का स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है जो कि कंबाइन करता है तरह तरह के डेब्ट सिक्योरिटीज को। दोस्तों ईटीएफ जो है हमारा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, दिस इज नॉट एन हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट क्योंकि ये इसमें कोई डेब्ट इक्विटी का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये क्या होता है, ईटीएफ क्या होता है, इस इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का एक बास्केट है, ठीक है, जिसको ट्रेड किया जाता है एक्सचेंज पे, जैसे कि स्टॉक को ट्रेड किया जाता है। इसे किसको यूज कर सकते हैं आप, एक पार्टिकुलर मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करने में। सो हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डेब्ट के, कुछ होते हैं इक्विटी के। ईटीएफ हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है क्योंकि इसमें कोई डेब्ट इक्विटी का कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये सिक्योरिटी का बास्केट होता है जिसको एक स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है जैसे स्टॉक। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं है बिजनेस एनालिटिक्स को यूज करने का। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बिजनेस एनालिटिक्स, राइट। सो फ्रेंड्स, बिजनेस एनालिटिक्स एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आप डेटा और स्टैटिस्टिकल मेथड को यूज़ करते हैं ताकि आपको इंसाइट मिल सके बिजनेस परफॉर्मेंस में। इसको यूज़ करते हैं आप डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करने में, एफिशिएंसीज को बढ़ाने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में। लेकिन दोस्तों ये डायरेक्टली लिंक नहीं है इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी लिखा हुआ है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यही सही जवाब है इसका। सो कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन है वो इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे फैक्टर से, जैसे प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, सर्विसेज का क्वालिटी क्या है, कस्टमर सर्विस का लेवल क्या है, ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों बिजनेस एनालिटिक्स को यूज़ किया जाता है ताकि आप इनमें से कुछ फैक्टर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। So option number D is the correct answer for this particular question.
इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट हैज बीन आस्क्ड, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है मेजाइन फाइनेंसिंग के बारे में। तो आइए देखते हैं मेजाइन फाइनेंसिंग होता क्या है। मेजाइन फाइनेंसिंग एक तरह का हाइब्रिड फाइनेंसिंग है, इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक होता है, डेब्ट का भी इक्विटी का भी। ये सबऑर्डिनेट होता है सीनियर डेब्ट से, लेकिन सीनियर होता है इक्विटी से। सो मेजाइन फाइनेंसिंग कंपनीज यूज़ करती है जिसको कैपिटल रेज करना है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए या एक्सपेंशन के लिए। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग है सीनियर डेब्ट से, लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी है। सिंपल भाषा में बात करें तो मेजाइन फाइनेंसिंग एक तरह का लोन होता है जिसके पास डेब्ट और इक्विटी दोनों का मिक्सचर होता है। ये डेब्ट इसलिए है क्योंकि इसे रिपे करना है, लेकिन इक्विटी का भी रोल है क्योंकि दोस्तों लैंडर कंपनी में स्टेक होता है। तो ये हाइब्रिड है डेब्ट और इक्विटी का। दोस्तों ये सबऑर्डिनेट होता है सीनियर डेब्ट से, लेकिन सीनियर होता है इक्विटी से। सो दिस इज ऑल अबाउट मेजाइन फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेजाइन फाइनेंसिंग का फीचर नहीं है। मैंने आपको बताया कि मेजानाइन फाइनेंसिंग एक हाइब्रिड है डेब्ट और इक्विटी फाइनेंसिंग का। इसे ग्रोथ को फाइनेंस किया जाता है, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जाता है। इसमें हाई इंटरेस्ट रेट होता है ट्रेडिशनल डेब्ट फाइनेंसिंग से, लेकिन दोस्तों ये सिक्योर्ड नहीं होता है बोरोवर के एसेट से। इसका मतलब ये हुआ कि लैंडर के पास कोई क्लेम नहीं होता है बोरोवर के एसेट का यदि बोरोवर डिफॉल्ट करता है। तो मेजाइन फाइनेंसिंग एक तरह का लोन है जिसमें डेब्ट और इक्विटी का मिक्सचर है। दोस्तों ये डेब्ट की तरह है क्योंकि इसको रिपे करना है, और इक्विटी की तरह है क्योंकि लैंडर के पास स्टेक होता है कंपनी में। लेकिन डेब्ट की तरह मेजाइन फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या है कि मेजाइन फाइनेंसिंग इज नॉट सिक्योर्ड बाय बोरोवर एसेट। इसका मतलब लैंडर के पास कोई गारंटी नहीं है कि दे विल बी रिपेड इफ द बोरोवर डिफॉल्ट ऑन द लोन। So friends, correct answer to this particular question regarding mezzanine financing is option number D, that it is secured by the borrower asset. Option number D is incorrect. MBO का बेस्ट डेफिनेशन क्या है? मैनेजमेंट सिस्टम दैट मेजर्स इम्प्लॉय परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सीरीज ऑफ सेट ऑफ टारगेट गोल्स टू गेज देयर ओवरऑल परफॉर्मेंस। सो रिगार्डिंग एमबीओ एक साइक्लिकल प्रोसेस होता है जो कि इसमें आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होगा, मेजरेबल होगा, अचीवेबल होगा, रिलेवेंट और टाइम बाउंड होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया तो मैनेजर और एम्प्लॉय जो एक प्लान डेवलप करते हैं ताकि पहुंच सकें। सो टू रीच देम द प्लान शुड इंक्लूड द टास्क दैट रेडी टू बी कंप्लीटेड। सो इफ द प्लान इज देन इम्प्लीमेंटेड एंड द प्रोग्रेस इज मॉनिटर्ड। सो दिस इज 11 में बात करें तो एमबीओ एक तरीका है मैनेजर और एम्प्लॉय को कि वो एक साथ काम करे गोल को सेट करने के लिए, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। इनमें से कौन सा ग्रीन बॉन्ड का टाइप नहीं है? क्लाइमेट बॉन्ड, सस्टेनेबल बॉन्ड, सोशल बॉन्ड, वाटर बॉन्ड। सो फ्रेंड्स, ग्रीन बॉन्ड एक तरह का डेब्ट सिक्योरिटी होता है जो कि इशू किया जाता है ताकि आप फाइनेंस कर सकें। पैटर्न आईएवीएफ के द्वारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके अंतिम तक देखिए। आपको एक क्वेश्चन के अंदर 4 डिफरेंट क्वेश्चन को मैं करके बताऊंगा कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो ये पूछा गया है और क्या क्या क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि दोस्तों कंसेप्ट रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी, अंतिम तक बने रहे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन रिलेटिव वैल्यूएशन के बारे में गलत है? तो फ्रेंड्स होपफुली आप देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन रिलेटिव वैल्यूएशन के बारे में गलत है, ये पूछा जा रहा है आपसे। चलिए और पहला ऑप्शन देखते हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन कंपेयर एन एसेट वर्थ टू द प्राइस ऑफ अदर कंपेरेबल एसेट ऑन द मार्केट। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रिलेटिव वैल्यूएशन जो है वो क्या करता है, किसी एसेट को कंपेयर करता है सिमिलर से। मान लीजिए कोई एसेट है, उसको वो कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा? सिमिलर एसेट के साथ कंपेयर करेगा, ताकि क्या हो सके, ताकि इसके मार्केट वर्थ को समझ सके। तो समझिए कि आपके पास दो घर है, ठीक है, और सेम नेबरहुड में 2 घर है, तो आप उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो उसका जो प्राइस होगा ना वो एक दूसरे के फीचर से इन्फ्लुएंस होगा और ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड से भी इन्फ्लुएंस होगा। तो पहला ऑप्शन तो सही है। ऑप्शन बी कर रहा है कि इन रिलेटिव वैल्यूएशन द फोकस इज ऑन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एसेट कंसीडरिंग इट्स इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये गलत है।
देखिए रिलेटिव वैल्यूएशन जो है डायरेक्टली फोकस नहीं करता है एसेट के एब्सोल्यूट वैल्यू में, जैसे कि इसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में इसके। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या हुआ किसी एसेट का, जैसे किसी एसेट का मान लीजिए कि हम बात करें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, या हम बात करें किसी एसेट का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो ये सब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रिलेटिव वैल्यूएशन जो होता है ना वो डायरेक्टली फोकस नहीं करता है एसेट के एब्सोल्यूट वैल्यू में, ठीक है, लेकिन ये क्या यूज करता है, सिमिलर एसेट के प्राइस को यूज करता है बेंचमार्क के रूप में, ताकि इसके रिलेटिव वर्थ को हम मेजर कर सकें। तो ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे, वही हमारा सही आंसर है। आगे भी देख लेते हैं। पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है कि डैन एयरली, अ बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट, हाइलाइटेड इन हिज बुक दैट ह्यूमन ऑफन असेस वैल्यू बेस्ड ऑन रिलेटिव एडवांटेज ऑफ वन थिंग ओवर द अदर। ये सही स्टेटमेंट है। अब जैसे देखिए ये जो बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं एयरले, ये ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे ह्यूमन परसीव करते हैं वैल्यू को कंपैरिजन के माध्यम से। तो रिलेटिव वैल्यूएशन में क्या होता है कि इसमें आप एनालाइज करते हैं कि एक एसेट कैसे स्टैंड हो रहा है अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि सिमिलर एसेट शुड हैव कंपैरेबल वैल्यू एंड वन कैन डिटरमाइन द वर्थ ऑफ एन एसेट बाय एनालाइजिंग द प्राइस एट व्हिच अ कंपैरेबल एसेट वाज सोल्ड। बिल्कुल सही बात है, यही तो है क्रक्स हमारे रिलेटिव वैल्यूएशन मेथड का। तो सिमिलर एसेट का थ्योरेटिकली कंपैरेबल वैल्यू होगा फैक्टर्स, जैसे मान लीजिए कुछ स्पेशल फीचर दे दिए हम, मार्केट कंडीशन, बायर प्रेफरेंस, ये सभी स्लाइट डेविएशन क्रिएट कर सकता है। तो एक कंपैरेबल एसेट के प्राइस को एनालाइज करके एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक यूज्ड कार को बेचना चाह रहे हैं, आपके पास मान लीजिए कि कोई यूज्ड कार है, उसको आप बेचना चाह रहे हैं, तो रिलेटिव वैल्यूएशन जो मेथड है ना वो आपको हेल्प करेगा समझने में, इसके मार्केट वैल्यू को समझने में। आप कंपेयर करेंगे इसको सिमिलर कार के साथ, आप इस मेक में, मॉडल में, माइलेज में, ईयर में, कंडीशन में, तो आप अपने प्राइस को बेस करेंगे एग्जैक्ट सेल प्राइस ऑफ वन। मान लीजिए कि ऐसा कोई सिमिलर कार जो कि नजदीक में बेचा गया है, तो अपने प्राइस को आप वही आधार लेके अपना प्राइस सेट करेंगे, ठीक है। तो आप ये मतलब, लेकिन आप में कंसीडर करेंगे कि देखिए ऐसा नहीं कि सिमिलर कार जो बेचा गया वो प्राइस आप ले लेंगे, नहीं, आप देखेंगे बहुत सारा कार जिसको रिसेंटली बेचा गया हो, हाँ, और उसके साथ आपके उसका क्या रेट था, किस रेट से बेचा गया, और साथ ही साथ आपके कार में कोई एक्स्ट्रा फीचर है क्या, आप में कोई यूनिक मार्केट डिमांड है। तो ये चीज है हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन। होपफुली आपको रिलेटिव वैल्यूएशन का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड के बारे में गलत है। चलिए जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आर एट द टॉप ऑफ द हायरार्की रिप्रेजेंटिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड। दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। मास्लो का जो पिरामिड है उसमें सबसे ऊपर क्या आता है, सबसे ऊपर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, राइट। तो इसमें आप अपने फुल पोटेंशियल को फुलफिल करते हैं, ये अपेक्स पे होता है, ये सिंप्लीफाई करता है अल्टीमेट ह्यूमन एस्पिरेशन को। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय अनसेटिस्फाइड नीड, सेटिस्फाइड नीड डू नॉट अफेक्ट बिहेवियर। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों जो हमारे अनसेटिस्फाइड नीड होते हैं ना वो हमें अपने कर्म के प्रति ड्राइव करते हैं, दे ड्राइव अस टू आवर एक्शन, ठीक है। जो फुलफिल नीड होते हैं ना वो भी मोटिवेट करते हैं। देखिए अनसेटिस्फाइड नीड तो के कारण ही हम एक्शन लेते हैं, राइट। जैसे आपको CIB निकालना है, ये आपकी अनसेटिस्फाइड नीड है, तो आप एक्शन ले रहे हैं ना, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, राइट। तो ये एक तरह का अनसेटिस्फाइड नीड है। तो ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड कर रहा है ओनली बाय अनसेटिस्फाइड नीड, ये इसीलिए गलत है, ठीक है। केवल अनसेटिस्फाइड नीड से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कि फुलफिल नीड भी हमें मोटिवेट कर सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर में समझाता हूँ, आप एक रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे आप लव्ड फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, तो ये आपको इंस्पायर करेगा कि आप अपने फैमिली के फ्यूचर के बारे में क्या करें, वो हार्ड वर्क करें। तो ये तो नीड आपका सेटिस्फाइड है ऑलरेडी कि आप एक परफेक्ट रिलेशनशिप में हैं, लेकिन फिर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्यों हार्ड वर्क कर रहे हैं? क्योंकि आपको अपना फैमिली का फ्यूचर सिक्योर करना है, राइट। तो ये चीज़ है, इसीलिए कहा जाता है कि सेटिस्फाइड नीड भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है। देखिए एक चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा फिर कह रहा है कि नीड्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू बेसिस। तो दोस्तों ये हमारा ये भी गलत स्टेटमेंट है कि जो मास्लो हायरार्की का की पॉइंट है कि बेसिक नीड जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद जो है हमारा लव, सोशल स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा, ठीक है। तो आप बेसिकली पहले कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, पहले बेसिक नीड होता है, फिर उल्टा लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा गलती तो ऑप्शन नंबर सी में है। और डी में कह रहा है कि द पर्सन मूव टू
द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड ओनली आफ्टर द लोअर लेवल ऑफ नीड इज एटलीस्ट मिनिमली सेटिस्फाइड। ये गलत, ये सही है दोस्तों। मास्लो बिलीव करते थे कि हम हायर लेवल नीड तभी स्ट्राइव करेंगे जब हमारा बेसिक नीड सेटिस्फाइड हो। तो दोस्तों एक बार मैं आपको मास्लो हायरार्की लॉ समझा देता हूं, क्योंकि हो सकता है इससे सवाल पूछा जाए। मान लीजिए कि कोई स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, ठीक है, सपोज देयर इज एन आर्टिस्ट, वो स्टार्व कर रहा है, ठीक है, वो स्ट्रीट पे, सड़क पे स्टार्व कर रहा है, भूखा है। तो मास्लो थ्योरी सजेस्ट करता है कि उसका प्राइमरी फोकस होगा कि वो फूड देखे और शेल्टर देखे, ठीक है। इसे कौन सा नीड कहा जाता है दोस्तों? इसे फिजियोलॉजिकल नीड कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो जब उसका ये बेसिक नीड मीट हो जाएगा ना, तब वो सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करेगा और सेफ्टी के साथ सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज करेगा, जो कि इसका कौन सा नीड होगा? सेफ्टी नीड के अंदर आएगा। जब इसका सेफ्टी नीड्स फुलफिल हो जाएगा, तब वो अपने पैशन पे आएगा, जो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। और भी 2 पॉइंट होते हैं बीच में, उसको मैं स्किप कर दिया। चलिए, तो होपफुली आपको समझ में आ गया मास्लो हायरार्की नीड्स से रिलेटेड। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन डॉगलास मैकग्रेगर का जो एक्स एंड वाई थ्योरी है उसके बारे में गलत है। चलिए, सबसे पहले ऑप्शन ए कहते हैं कि थ्योरी एक्स एज्यूम दैट द एवरेज ह्यूमन बीइंग इज इनहेरेंटली लेजी एंड प्रेफर टू अवॉइड वर्क। दोस्तों ये सही स्टेटमेंट है। थ्योरी एक्स यही कहता है कि एम्प्लॉय जो है वर्क को डिसलाइक करते हैं, एम्बिशन नहीं होता है उनके पास, ठीक है, और उनको कांस्टेंट सुपरविजन की रिक्वायरमेंट होती है, रिवार्ड पनिशमेंट चाहिए मोटिवेशन के लिए। थ्योरी वाई प्रपोजेस दैट द वर्क इज एट नेचुरल एज प्ले एंड पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव इफ मोटिवेटेड प्रॉपर्ली। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है कि थ्योरी वाई क्या कहता है कि एम्प्लॉय एक इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख करेंगे, क्रिएटिविटी सीख करेंगे और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सीख करेंगे। किसके माध्यम से? वर्क के माध्यम से, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि थ्योरी एक्स एज्यूम दैट पीपल आर इनहेरेंटली सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क। दोस्तों ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा जो थ्योरी एक्स एंड वाई का जो एजम्पशन है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये थ्योरी वाई के पर्सपेक्टिव से ज्यादा अलाइंग है एम्प्लॉय मोटिवेशन पे, ठीक है। तो थ्योरी एक्स में करने का नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट है कि थ्योरी वाई सजेस्ट दैट द एक्सटर्नल कंट्रोल एंड थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट अलोन आर इनसफिशिएंट टू ब्रिंग आउट एफर्ट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। थ्योरी वाई का जोर यही बात पे रहता है कि लोग जो है इंट्रिंसिकली मोटिवेट रहे, ओवर एक्सट्रिंसिक कंट्रोल, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे गलत है। मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि 2 फैक्ट्रीज हैं जिसका अलग अलग मैनेजमेंट स्टाइल है। एक है, देखिए दोस्तों इस पे केस स्टडी भी आ सकता है, इसलिए मैं अच्छे समझा रहा हूं। एक है फैक्ट्री नंबर ए, यहां पे थ्योरी एक्स अप्लाई होता है। तो ये क्या करेगा, इसमें स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, एकदम स्ट्रिक्ट रूल रहेगा, ठीक है, और क्लोज सुपरविजन होगा, बोनसेस होगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा कोटा रहा तो उसके लिए क्या मिलेगा, इसे बोनस मिलेगा, ठीक है। तो वर्कर जो है प्रोडक्टिव होंगे क्योंकि उन्हें एक्सटर्नल प्रेशर मिल रहा है, लेकिन इनका जो क्रिएटिविटी है, इनका जो एंगेजमेंट है वो क्या होगा, लिमिटेड होगा। दूसरा फैक्ट्री, मान लीजिए फैक्ट्री नंबर बी है, यहाँ पे थ्योरी वाई चल रहा है। तो थ्योरी वाई के कारण क्या होगा, ऑटोनॉमी आएगा, टीम वर्क होगा, अपॉर्चुनिटी होगा एम्प्लॉय के इनपुट लेने का। तो वर्कर जो है इंगेज रहेंगे, इनोवेटिव रहेंगे, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ओवरऑल कंपनी का भी सक्सेस बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो कॉन्ट्रास्टिंग एजम्पशन है ना एक्स और वाई का, इसके थ्रू मैनेजर जो है अपने लीडरशिप स्टाइल को अडेप्ट कर सकते हैं ताकि एक मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकें। तो होपफुली आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई क्लियर हो गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इनमें से कौन सा कथन जो है मेक इन इंडिया प्लान के रिगार्डिंग जो है खासकर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए जो प्लान है मेक इन इंडिया, वो गलत है। चलिए पहले कथन को देखते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला कह रहा है कि द फंड एम टू मेक इंडिया मोर सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। एक प्राइमरी गोल है इस फंड का कि हमारा जो फॉरेन इंपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी है, हमारा जो हम जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट, अपने फॉरेन इंपोर्ट पे, उसको कम कर सकें, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि डिज़ाइन कर रहे हैं और एडवांस ड्रोन को बिल्ड कर रहे हैं भारत के अंदर, ठीक है, आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सही है। ऑप्शन भी कह रहा है कि दिस प्रोग्राम इज कैरिड आउट बाय DRDO ऑन द बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो DRDO होता है हमारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है इस फंड के लिए, जो कि प्रपोजल इवेल्युएट करेगा और प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को मैनेज करेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गाइडलाइंस। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन सी कर रहा है कि द पर्पस इज टू डिस्करेज द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इंडस्ट्री, पार्टिकुलरली MSME। आपको क्या लग रहा है, ये तो साफ गलत है ना। देखिए ये स्कीम इंकरेज करता है कि हमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से भी हमें क्या मिले, पार्टिसिपेशन मिले, ठीक है, खासकर MSME सेक्शन से, ताकि उनके एक्सपर्टाइज को हम लिवरेज कर सकें और उनके एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट को लिवरेज कर सकें। तो समझिए कि यहाँ पे दरवाजा खुल गया है इनोवेटिव स्टार्टअप के लिए कि और एस्टेब्लिश कंपनी के लिए कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें इंडिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में।
एंड लास्ट ऑप्शन इज फंडिंग इज कंसिडर्ड फॉर प्रोजेक्ट विद कॉस्ट अप टू ₹10 करोड़ विद ग्रांट्स अवॉर्डेड टू असिस्ट इन मीटिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, ये फंड प्राइमरीली टारगेट करता है वैसा प्रोजेक्ट जिसका बजट जो है 10 करोड़ के अंदर है और ग्रांट प्रोवाइड करता है ताकि रिसर्च डेवलपमेंट और प्रोटोटाइपिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट कर सकें। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो एमएसएमई को यहाँ पे कोई बेसिकली एमएसएमई को यहाँ पे डिमोटिवेट नहीं किया जाता। बेसिकली इस प्रोग्राम का पर्पज ही है कि हम मोटिवेट करें। फ्रेंड्स, इफ यू वांट सच टाइप ऑफ लेक्चर्स फॉर द अपकमिंग AVFM एग्जामिनेशन देन यू कैन ऑप्ट फॉर आवर पेड प्लान। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे हमारा ऐप का लिंक मिलेगा। यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन आवर ऑल AVFM कोर्सेज एंड इन ऑल द कोर्सेज ऑल द MCQs all the theory portion have been explained in the very lucid manner taking example so that your concept become crystal clear. Okay, so we have made an effort to make your concept clear. हमारे पास दोस्तों वीडियोस है, PDF है, मॉक टेस्ट है, क्विक रिवीजन सेशंस है which are more than enough for succeeding in upcoming AVFM examination. So you just go to the description section, click on the link आपको मिलेगा हमारे JIB and CIB Made Simple ऐप का। उस पे जाके इंस्टॉल करके आप हमारे AVFM कोर्स में इनरोल हो सकते हैं अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। इफ यू वांट मोर डिटेल ऑन ऑल दिस फैक्ट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा नया क्वेश्चन पैटर्न आया था नो ऑप्शन वाला, उसमें एक सवाल पूछा गया था। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, एज पर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन एंजल इन्वेस्टर इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु हैज नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट हाउ मच करोड़। देखिए इसको मैं समझाता हूँ, सबसे पहले समझिए इसको मैं समझाता हूं दोस्तों। देखिए इसका मतलब बताया जा रहा है कि जो हमारा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन है, किसे हम लोग एंजल इन्वेस्टर मान सकते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म यहाँ पे समझिए, नेट टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है। तो टोटल वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट, जैसे कि मान लीजिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका किसी इंडिविजुअल का मान लीजिए जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है उसमें से आप माइनस कर दीजिए उसके लायबिलिटीज़ को, जैसे उसका डेप्ट जो उसने उधार ले रखा है उसको माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप सारे के सारे कर्ज को अपने टोटल एसेट से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कम से कम कितना होगा, 2 करोड़ होना चाहिए, तभी जाके आप क्वालिफाई कर सकते हैं एंजल इन्वेस्टर के रूप में। ठीक है, इन सभी रेगुलेशन के अंदर। तो याद रखिए नेट टेंजिबल एसेट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका इंडिविजुअल एसेट का जो वैल्यू है उसमें से जो लायबिलिटी माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है वो कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। इसको ऐसे समझिए कि जो हमारे एंजल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अर्ली स्टेज बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो कि रिस्की होता है और जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है ही नहीं, क्योंकि अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट है तो बिजनेस है। तो ये इंश्योर करना कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक पोटेंशियल लॉस को विथस्टैंड कर सकें, मतलब उसको जो लॉस, ऑब्वियस सी बात है रिस्क है तो लॉस होने का चांस है ना, तो लॉस को यदि ये विथस्टैंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके करने के लिए ये जो रेगुलेशन है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन, इसने क्या किया है, एक मिनिमम नेट टेंजिबल एसेट रिक्वायरमेंट का लिमिट डाल दिया है। तो जिसके पास भी 2 करोड़ रुपया होगा एसेट के रूप में, उसे माना जाता है फाइनेंशियली स्टेबल, ताकि वो इस सभी रिस्क को हैंडल कर सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे मान लीजिए श्रेया, ठीक है, तो श्रेया के पास एक घर है, ठीक है, 50 लाख रुपए का। सपोज श्रेया हैज हर हाउस वर्थ 50 लाख, ठीक है, और वो मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट कर रही है 30 लाख का, ठीक है। सपोज सी इज इन्वेस्टिंग वर्थ 30 लाख, उसके पास एक कार लोन मान लीजिए 15 लाख का है, ठीक है, तो उसका टोटल टेंजिबल एसेट कितना हो जाएगा, तो टोटल टेंजिबल एसेट 50 लाख यहाँ पे है, ठीक है, प्लस 30 लाख यहाँ पे है, और उसमें से 15 लाख जो उसने कर्ज ले रखा है, डेप्ट है उसका, तो टोटल टेंजिबल एसेट कितना हो जाएगा, 65 लाख का। सो सी हैज 65 लाख जो है टोटल एसेट है, तो ये 65 लाख जो है 2 करोड़ से कम है, तो श्रेया जो है क्वालिफाइड नहीं करेगी एंजल इन्वेस्टर के रूप में इन रेगुलेशन के अंदर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए अमित, ठीक है, अमित का एग्जांपल ले लीजिए। अमित का मान लीजिए 3 करोड़ का घर है, ठीक है, और 1 करोड़ का मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 1 करोड़ का उसका क्या इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके पास जो आउटस्टैंडिंग बिजनेस लोन है वो 1.5 करोड़ का है, तो टोटल उसका टेंजिबल एसेट कितना हो जाएगा, 3 + 1 - 1.5 यानी कितना हो जाएगा, 2.5 करोड़ का। तो दोस्तों 2.5 करोड़ जो है एज पर दिस रूल रेगुलेशन कि वो जो है एंजल इन्वेस्टर के अंदर क्वालिफाई कर सकता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जस्ट एक आपको रिक्वायरमेंट है एंजल इन्वेस्टर बनने के लिए, समझे। देखिए कितना सिंपल लूसिड लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ चीजों को, टेकिंग एन एग्जांपल। सो प्लीज रिमेंबर कि नेट टेंजिबल एसेट, आपको यदि एंजल इन्वेस्टर बनना है तो आपका नेट टेंजिबल एसेट कम से कम 2 करोड़ का होना चाहिए। और टेंजिबल एसेट का मीनिंग क्या होता है कि जितना भी आपका एसेट है उसमें से जितना भी आपका लायबिलिटी है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपको मिलता है वो हमारा होता है नेट टेंजिबल एसेट। सो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एज पर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन एंजल इन्वेस्टर इंक्लूड ऑल इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु हैज नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट
2.5 करोड़, 2 करोड़। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस प्रकार से हमारा वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एफसीएफ के बारे में पूछा गया था, यानी फ्री कैश फ्लो की कैलकुलेशन के बारे में पूछा गया था। इनमें से कौन सा कथन एफसीएफ के बारे में गलत है? ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एफसीएफ इज इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स देखते हैं ऑप्शन को। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो फ्री कैश फ्लो होता है पोस्ट टैक्स कैश फ्लो में वो क्रिएट किया जाता है ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। देखिए दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, मैं समझाता हूं दोस्तों। एफसीएफ का मतलब क्या होता है कि जो कैश एक कंपनी जनरेट कर रही है अपने, देखिए कंपनी का अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, मैं यहां समझा रहा हूं, कंपनी का अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, राइट, कंपनी का अपना ऑपरेटिंग टैक्सेस होंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टैक्सेस होंगे। तो जो भी खर्चा है, जो भी टैक्सेस है कंपनी का, उसको अकाउंट करने के बाद जितना कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है उसे ही हम लोग कहते हैं फ्री कैश फ्लो। पहला पॉइंट समझ में आया? तो इसको समझिए, जो पैसा देखिए कंपनी के पास जितना पैसा बच गया, टैक्स दे दिया कंपनी ने सरकार को और बिल पे कर दिया, उसके बाद जितना पैसा बच रहा है ना उसे हम लोग कहते हैं फ्री कैश फ्लो। समझ में आया? तो पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है कि इज द पोस्ट टैक्स कैश फ्लो क्रेडिट फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए चीजें भले ही आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो, लेकिन आप यदि सिंपल भाषा में समझेंगे ना, दैट इज मोर इजियर। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू इन आवर classes, that we try to make the thing easier for you so that it become clearly it goes clearly into your mind। तो दोस्तों फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि सरकार कि कोई भी कंपनी अपना टैक्स देने के बाद, अपना बिल पे करने के बाद जितना कैश उसके पास बचता है वो होता है हमारा फ्री कैश फ्लो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि फ्री कैश फ्लो इज कैलकुलेटेड आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट एंड नेट वर्किंग कैपिटल। दोस्तों समझिए, जो हमारा एफसीएफ होता है ना, यानी फ्री कैश फ्लो होता है ना, तो वो क्या करता है कि कैपिटल और एक्सपेंडिचर को, जिसको हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, ठीक है, कैपेक्स को क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है फिक्स एसेट से। जैसे कि आपका फिक्स एसेट क्या हो सकता है? जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, मशीनरी हो गया फिक्स एसेट, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग इज अ फिक्स एसेट। तो ये एफसीएफ क्या करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारा हो, जो हमारा खर्चा हो रहा है फिक्स एसेट पे, जैसे मशीनरी पे और बिल्डिंग पे, उसे सब्ट्रैक्ट करता है। और जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं, एनडब्ल्यूसी में नेट वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए नेट वर्किंग कैपिटल में चेंज आ रहा है का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है फ्लक्चुएट कर रहा है। अब आप पूछेंगे वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो दोस्तों वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है कि आपको बिजनेस रन करने के लिए जो पूंजी चाहिए, जैसे कि आपका इन्वेंट्री हो गया, आपका अकाउंट रिसीवेबल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एफसीएफ क्या करता है कि हमारे फ्री कैश फ्लो क्या करता है कि जो भी हमारा फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट है उसे सब्ट्रैक्ट कर देगा, यानी कैपेक्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा, और जो भी हमारा वर्किंग कैपिटल में चेंज में इन्वेस्टमेंट है उसे सब्ट्रैक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा? इससे हमें पता चलेगा कि कितना कैश अवेलेबल है बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के बाद, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो अभी तक हमने दो स्टेटमेंट देखा, दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि एफसीएफ कैन बी कैलकुलेटेड एज एनओपीएलटी माइनस नेट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों एनओपीएलटी का मतलब समझ लीजिए, एनओपीएलटी का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। तो दोस्तों ये समझिए कि आपको ये टैक्स देने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जिसमें आपने नॉन कैश एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कर लिया। आप पूछेंगे कि ये नॉन कैश एक्सपेंस क्या होता है? एक देखिए टर्म आया है नॉन कैश एक्सपेंस। आप बता सकते हैं, कुछ एग्जांपल दीजिए मुझे नॉन कैश एक्सपेंस का, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों मैं बताता हूं, नॉन कैश एक्सपेंस का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। और बताइए एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन इज अनदर बेस्ट एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस। तो दोस्तों फिर से समझिए, एनओपीएलटी का मतलब होता है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस एडजस्टेड टैक्स। बेसिकली समझिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप टैक्स देने के बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है जिसमें आप नॉन कैश एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो बेसिकली इस कैसे निकाला जाता है इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट है ना, कहाँ पे? कैपेक्स में, कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आप एनओपीएलटी में से नेट इन्वेस्टमेंट माइनस कर लेंगे ना तो आपको फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो अभी तक हमने क्या देखा? ए, बी और सी तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि इफ यू हैव टू कैलकुलेट फ्री कैश फ्लो अवेलेबल टू इन्वेस्टर ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेब्ट, वी वुड सब्ट्रैक्ट द नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम द फिगर ऑफ एफसीएफ अराइव्ड अबव। दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है मैं समझाता हूं। देखिए दोस्तों, जो हमारा नॉन ऑपरेटिव कैश फ्लो है, यहाँ पे एक कीवर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो। तो जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ना, ये कहां से आता है? तो जो भी गतिविधियां, जो भी एक्टिविटीज हम कोर बिजनेस से बाहर कर रहे होते हैं, जैसे
कोर बिजनेस से बाहर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप किसी एसेट को बेच रहे हैं, यू आर सेलिंग एन एसेट, ठीक है, तो ये आपका कोर बिजनेस से बाहर की एक्टिविटी है ना। उसके अलावा मान लीजिए कि आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहा है, सो दिस इज ऑल्सो वन एक्टिविटी विच इज आउटसाइड द कोर एक्टिविटी, राइट। तो कोर बिजनेस से बाहर जो गतिविधियां हैं वहां से जो हमें जैसे कि आपने एसेट बेचा, आपको इंटरेस्ट पेमेंट मिला, ठीक है, तो ये सभी हमारे यहां से हमारे नॉन ऑपरेटिव कैश फ्लो आते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो कहां से आता है, जब भी हम कोर बिजनेस से हट के कोई एक्टिविटी करते हैं तो वहां से हमें आता है नॉन ऑपरेटिव कैश फ्लो। तो इस इनकम को यदि हम एफसीएफ में जोड़ दें तो हमें एक एक्यूरेट पिक्चर मिलेगा ना कि सारे इन्वेस्टर के लिए कितना कैश अवेलेबल है। अब इन्वेस्टर के अंदर दो कैटेगरी का इन्वेस्टर होता है, कुछ इन्वेस्टर होंगे इक्विटी वाले, कुछ इन्वेस्टर होंगे डेब्ट वाले, समझे। तो कहने का मतलब कि यदि हमें फ्री कैश फ्लो अवेलेबल निकालना है तो हम क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो को जोड़ेंगे ना जी, सब्ट्रैक्ट तो नहीं करेंगे ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, समझे, तो इसीलिए गलत है। तो ऐसे समझिए कि हम कुछ अनएक्सपेक्टेड बोनस इनकम को जोड़ रहे हैं कंपनी के अवेलेबल कैश में। एक मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ ये चीज़ को, तो ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो 100 करोड़ रुपया NOPLAT में 100 करोड़ रुपया NOPLAT में जनरेट कर रही है, और वो क्या करती है 50 करोड़ रुपया जो है वो फिक्स एसेट में और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर देती है, यानी कैपेक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो कैपेक्स में वो 50 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है। तो दोस्तों इसका एफसीएफ कितना हो जाएगा जी, इसका एफसीएफ कितना हो जाएगा बताइए। तो NOPLAT में से आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है उसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 करोड़ नहीं हो जाएगा। तो ये 50 करोड़ क्या हो गया, इसका फ्री कैश फ्लो हो गया। लेकिन मान लीजिए कि ये नॉन कोर एसेट भी बेचती है, ठीक है, तो नॉन कोर एसेट को बेचने के बाद इसे मान लीजिए 20 करोड़ रुपया मिल रहा है, ठीक है। तो आप बताइए अब इसका फ्री कैश फ्लो क्या हो जाएगा इन्वेस्टर के लिए। तो अब एक नया फ्री कैश फ्लो नहीं बनेगा, 50 करोड़ तो पहले से है और 20 करोड़ इसको एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, तो 70 करोड़ हो जाएगा। तो यही पॉइंट बताया जा रहा है। देखिए एग्जांपल लेके चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो ये जो चीज़ लंबा लंबा इतना टफ दिख रहा था, अब देखिए कितना आसान हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। जब भी आपको फ्री कैश फ्लो दिया जाए, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कि जो भी आपका कंपनी के ऑपरेशन से, ठीक है, कंपनी के ऑपरेशन से जितना भी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, आपने सरकार को बिल पे कर दिया, सरकार का टैक्स आपने सारा बिल पे कर दिया, आपने सारा टैक्स पे कर दिया, कंपनी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जो आपको पैसा बचता है वो आपका फ्री कैश फ्लो होता है। इसको निकालना है तो NOPLAT में से जो हमारा कैपेक्स वाला खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, उसको माइनस कर दीजिए। दूसरा तरीका है निकालने का, FCF में जो भी आपने निकाल लिया उसमें हमें क्या करना है कि जो नॉन कोर एसेट से हमें पैसा बन रहा है उसको भी जोड़ देना है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, FCF मिल जाएगा, यानी फ्री कैश फ्लो मिल जाएगा। तो फुली फ्री कैश फ्लो से कोई सवाल आएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो कथन है रिगार्डिंग गवर्नमेंट इंगेजमेंट विद द बॉडीज इन द कंटेक्स्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी इज इनकरेक्ट। देखिए दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है कि सरकार इंगेज होती है, ठीक है, किसके साथ, जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में जो बॉडीज इन्वॉल्व होते हैं, तो उस इंगेजमेंट से रिलेटेड कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट कैन पॉसिबली इंगेज विद दिस बॉडी टू बेटर एसेस देयर फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल नीड्स। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जब सरकार रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करेगी तो सरकार को एक वैल्यूएबल इंसाइट मिलेगा, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जिसके थ्रू सरकार क्या कर सकती है, एक इन्फॉर्म पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। तो इसको ऐसे समझिए आप कि सरकार क्या कर रही है कि एक डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर रही है एनर्जी प्रोवाइडर के साथ, ताकि उनकी जरूरत को समझ सके, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि इट मे अंडरटेक पॉलिसीज दैट मेक प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी प्रॉफिटेबल स्पेशली फॉर स्मॉलर फर्म। दोस्तों सही लग रहा है या गलत लग रहा है बताइए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। देखिए एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट इंकरेज कर सकती है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को, वो क्या है कि ये बिजनेस के लिए फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बना दे, खासकर स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस के लिए जो कि रिसोर्सेज के कंस्टेंट फेस करते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि सरकार ने क्या किया कि टैक्स में कुछ छूट दे दी, सब्सिडीज दे दी, ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी में जो इन्वेस्टमेंट है वो अपीलिंग लगेगा। अरे जो हमारे छोटे छोटे फर्म है ना, उनको लगेगा कि चलो सरकार हमें रिबेट दे रही है टैक्स में, तो हम इन्वेस्ट क्यों ना करें इस पार्टिकुलर सेक्टर में। तो वही पॉइंट बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि देयर इज अ स्कोप फॉर वेल कैलिब्रेटेड पॉलिसीज टू प्रोवाइड
फिस्कल इंसेंटिव फॉर ग्रीन प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब देखिए ये वर्ड लिखने में कितना टफ लग रहा है, मैं इसको सिंपल भाषा में समझाता हूं आपको। देखिए दोस्तों ये भी स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? कि यदि हमारे पास एक वेल डिजाइन पॉलिसी होगा, जैसे कि मान लीजिए ग्रांट हो गया या टैक्स रिबेट हो गया, ये एक तरह का कैटलिस्ट की तरह काम करेगा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। समझिए कि सरकार जो है फाइनेंशियल पुश दे रही है ग्रीन इनिशिएटिव को। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है फिस्कल इंसेंटिव शुड बी प्रोवाइडेड विदाउट कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन, इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड फिस्कल कंसोलिडेशन। अब देखिए ये गलत है स्टेटमेंट। क्यों गलत है मैं समझाता हूं दोस्तों। फिस्कल इंसेंटिव प्रोवाइड करना बिना उनके ब्रोडर इफेक्ट को कंसीडर किए हुए ये बहुत बड़ी भूल हो सकती है। इट कैन बी डेट्रीमेंटल। क्यों? मान लीजिए कि जो हमारा सस्ता रिन्यूएबल एनर्जी है वो हमारे एग्जिस्टिंग सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर देगा, जिससे हमारे जॉब लॉसेस हो सकते हैं। अनफॉर्चून हमने ऐसा भुखमरी, ऐसा इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा महंगाई आ सकती है कि मान लीजिए कि रिसोर्सेज का डिमांड बढ़ गया तो महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी। तो यही बताया जा रहा है कि ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है, सप्लाई चेन पे डिसरप्शन हो सकता है। और लास्टली कर रहा है फिस्कल कंसोलिडेशन। तो ज़्यादा इंसेंटिव देने लगेंगे तो क्या होगा? सरकार का फाइनेंस बर्डन में आ जाएगा, जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन एफर्ट हिंडर होगा। इमेजिन कीजिए सरकार ने खूब सब्सिडी दे दिया बिना ये सोचे समझे कि ये कैसे अफेक्ट करेगा हमारी अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्से को, ठीक है, और गवर्नमेंट बजट को। समझ रहे बात को? तो ऐसा नहीं है कि आप अंधाधुंध सब्सिडीज दे देंगे। वही बताया जा रहा है कि फिस्कल इंसेंटिव शुड बी प्रोवाइडेड। यहाँ विदाउट जो लिख दिया ना, ये गलत कर दिया, ठीक है। इसको कंसीडर करना पड़ेगा कि उसका सप्लाई चेन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो आप इंकरेज कीजिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को, ये क्रूशियल है, लेकिन सरकार जो है केयरफुली कंसीडर करे कि इस इंकरेजमेंट का रेमिफिकेशन क्या होगा, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट पे, जैसे सप्लाई चेन पे, इन्फ्लेशन पे, फिस्कल कंसोलिडेशन पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। तो होपफुली ये जो एक्सप्लेनेशन है उससे क्लियर हो गया आपको सारा कंसेप्ट कि गवर्नमेंट इंगेज करे स्मॉलर फर्म को कि वो इस पार्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करे, लेकिन ये ध्यान में रखते हुए कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सप्लाई चेन में, इन्फ्लेशनरी प्रेशर पे और फाइनेंशियल कंसोलिडेशन पे। चलिए अगला सवाल है हमारे पास कि इनमें से कौन सा कथन गलत है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलिए देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन को देखते हैं जरा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज वेयर ऑल एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन आइडेंटिफाइंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का सबसे महत्वपूर्ण बात ये होता है कि सभी का पार्टिसिपेशन होता है, सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सभी लोग जो है मिलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग हायरार्की के लेवल से सभी के आइडियाज को, सभी के पर्सपेक्टिव को वैल्यू दिया जाता है, जिससे एक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि दूसरा ऑप्शन है कि द स्ट्रक्चर ऑफ एन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी, हायरार्की एंड क्लोज इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये गलत है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारा जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का कोर प्रिंसिपल है उसे। क्यों? क्योंकि यदि हमारा हायरार्की रिजिड होगा ना, ठीक है, और यदि हम एफिशिएंसीज को प्रायोरिटाइज करेंगे ओवर एडेप्टेबिलिटी, और हम यदि हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो रेस्ट्रिक्ट होगा, जिसको कहते हैं क्लोज इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये क्या करेगा पता है आपको? तो इमेजिन कीजिए, तो ये सब दिस इज नॉट द कोर प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इमेजिन कीजिए कि हमारे पास एक टॉप डाउन इंफॉर्मेशन कंट्रोल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे एम्प्लॉय का कोई बात ही नहीं सुनता है, जो ऊपर कहा गया वही होता है। तो ये लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का अपोजिट है, राइट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी, हायरार्की और क्लोज इंफॉर्मेशन का अपोजिट होता है हमारा लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी कर रहा है कि पेटर सेंगे अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू द कांसेप्ट डिफाइन लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एज एन एंटिटी वेयर पीपल कंटिन्यूअसली expand their capability to create desired result। दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये पीटर सेंगे का डेफिनेशन है, जो कि इस बात पे जोर डालता है कि जो हमारा ऑनगोइंग लर्निंग और डेवलपमेंट है किसी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो इंडिविजुअल होते हैं, जो टीम होते हैं, वो अपने स्किल को इंप्रूव करेंगे, अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, ताकि डिजायर आउटकम को अचीव कर सकें। लास्ट ऑप्शन कह रहा है कि जब 5 डिसिप्लिन ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड पर्सनल मास्टरी, शेयर्ड विजन, मेंटल मॉडल, टीम लर्निंग एंड सिस्टम थिंकिंग। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ये जो हमारे 5 डिसिप्लिन हैं जो कि सेंगे के द्वारा कहे गए थे, इसके अंदर इंडिविजुअल ग्रोथ, कोलैबोरेटिव विजन बिल्डिंग, चैलेंजिंग एजम्पशन, इफेक्टिव टीम वर्क, ये सभी आते हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ओपन कम्युनिकेशन पे ध्यान रखता है, क्लोज कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं रखता, ठीक है। दूसरी बात कि यहाँ पे एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है, नॉट सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर, जो कि हमारा रिजिड इन्फॉर्मेशन कंट्रोल एनवायरनमेंट से अपोजिट है। सो दिस इज द पॉइंट, ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट हियर। होपफुली कंसेप्ट इज क्लियर नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कथन टीक्यूएम के बारे में गलत है? दोस्तों टीक्यूएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन कर रहा है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन क्रूशियल इन प्रिवेंटिंग क्वालिटी इशू बिफोर दे रॉकर। टीक्यूएम इसी बात पे जोर डालता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टीक्यूएम इसी बात पे जोर डालता है कि हमारा प्रोएक्टिव पार्टिसिपेशन हो सारे एम्प्लॉय से, ताकि हम पोटेंशियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके इससे पहले कि वो कस्टमर को इम्पैक्ट करे।
तो समझिए कि सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में एक क्वालिटी वॉच डॉग की तरह काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे इशू होते हैं उसको प्रिवेंट कर रहे हैं कि वो बड़ा प्रॉब्लम का रूप ना ले ले। ये होता है हमारा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि TQM जो है जापान में ऑरिजिनेट हुआ था आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है गलत है। देखिए जापान ने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था TQM को डेवलप करने में, लेकिन ये कंसेप्ट पता है कहाँ से आया था? USA से आया था। और इसमें आपको नाम बता दूं, W. एडवर्ड डेमिंग, याद रख लीजिए, W. एडवर्ड डेमिंग, ठीक है, एक अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन थे। इनको माना जाता है फाउंडिंग फादर ऑफ TQM। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, हु इज नोन एज फादर ऑफ TQM? याद रखिए आंसर है एडवर्ड डेमिंग, ठीक है। तो इनका वर्क इंस्पायरिंग था और इसके कारण ही इसको जापान में और ग्लोबली इन्फ्लुएंस। तो ऑप्शन बी गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कस्टमर फोकस इज एन एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायरिंग ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड एंड मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। दोस्तों बिल्कुल सही है। TQM कस्टमर सेटिस्फैक्शन को अपने फिलॉसफी के हर्ट पे रखता है, राइट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव करती है कि अपने कस्टमर के नीड को, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को समझे, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को अकॉर्डिंगली टेलर करे, समझे। तो ये पॉइंट है। और लास्ट है कि डेमिंग, जुरान एंड क्रॉसबाय वेयर मेजर कंट्रीब्यूटेड टू TQM विद डेमिंग एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वालिटी ऑफ पीपल एंड प्लानिंग इन मैनेजमेंट। दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तीन पायनियर माना जाते हैं, डेमिंग, जुरान और क्रॉसबाय, राइट। तो ये जो हमारा TQM का प्रिंसिपल है, इंप्लीमेंटेशन है, इन सभी को शेयर किए। डेमिंग का फोकस किसी पे था दोस्तों बताइए? इनका फोकस था एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, ठीक है। जुरान का फोकस किस पे था? कि क्वालिटी प्लानिंग और कॉस्ट रिडक्शन। और क्रॉसबाय का फोकस था जीरो डिफेक्ट अप्रोच। तो याद रखिए कि जापान ने हेवली इन्फ्लुएंस किया TQM के ग्लोबल रीच को, लेकिन ये कंसेप्ट आया था USA से, ठीक है। चलिए, एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट को प्रायोरिटाइज करना, कस्टमर के फोकस को प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम की फिगर लाइक डेमिंग, ये सभी TQM हेल्प अचीव का एम किया कि ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूवमेंट अचीव कर सके। चलिए अगला आगे देखते हैं दोस्तों। सवाल है कि कितने स्टेक होल्डर टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं हमारे एक SPAC में, यानी स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी में कितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं? चलिए ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। सही जवाब है दोस्तों इसका 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? टारगेट, इन्वेस्टर, स्पॉन्सर। थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, मैं बता देता हूं। टारगेट एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें जो कि SPAC इंटेंड करती है एक्वायर करने को और पब्लिक में ले जाने को थ्रू रिवर्स मर्जर प्रोसेस। इमेजिन कीजिए कि एक प्राइवेटली हेल्ड टेक स्टार्टअप है जो कि पब्लिक मार्केट इंटर करना चाह रही है। इन्वेस्टर कौन होते हैं? ये इंडिविजुअल होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, किसे? SPAC को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये जो है इस बात पे बेट लगाते हैं कि SPAC के पास क्षमता है कि वो मर्ज हो सके प्रॉमिसिंग टारगेट कंपनी के साथ। समझिए कि एक इन्वेस्टर के ग्रुप है, ठीक है, जो कि अपने पैसे को पुल कर रहे हैं एक साथ ताकि SPAC के सर्च को बैक कर सके। और लास्ट है हमारे स्पॉन्सर। स्पॉन्सर एक मैनेजमेंट टीम होता है SPAC के पीछे, जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मर्जर को नेगोशिएट करे, आइडेंटिफाई करे टारगेट कंपनी के साथ। तो फ्रेंड्स 3 आपको समझ में आ गए। और भी इसके साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन ऑल द क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। Yes, I want part 2 also. I will bring part 2 also of this particular video. Hopefully the explanation are up to the mark that we have discussed just now. ये भी explanation मैंने आपको बताया। So we have almost 100 question available of AVFM. यदि आप इस तरह के क्वेश्चन और चाहते हैं तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। कोर्स का जो आपका डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा इस YouTube वीडियो का। तो वहाँ जाएं, ऐप को इंस्टॉल कर लें और इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं जो कि हमारा AVFM से रिलेटेड है। धन्यवाद।